अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ प्रीवियस नॉवेल का सेकंड पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नॉवेल का जैनर तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता ही दिया है। अगर जिसने फर्स्ट पार्ट रीड नहीं किया है, पहले फर्स्ट पार्ट रीड करे ताकि उसे स्टोरी समझ आए और आगे कंटिन्यू करने में मज़ा आए। और किस किस को दानियाल और आरजू की केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, उनकी नोक झोंक अच्छी लग रही है, मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। शादी की तैयारियां उरूज पर थी। कल आरजू के कॉलेज में भी कंपटीशन स्टार्ट होने वाले थे और उदासी चेहरे पर सजाए घर लौटी थी। सबकी शॉपिंग मुकम्मल थी सिवाय माहा और आरजू के, जिन्हें दानियाल ने लेकर जाना था। आगा जान, ये आप क्या बोल रहे हैं? दानियाल एकदम ही उठते हुए बोला था। आगा जी ने सख्ती से उससे बैठने का इशारा किया था। वो लब पीछे बैठ गया। तुम जानते हो, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं दानियाल। तुम आरजू से निकाह कर लो, वैसे भी शादी तो तुम्हें करनी ही है अब। आगा जी संजीदगी से बोले थे। दानियाल ने बाप को देखा जो खामोश बैठे थे, जिसका साफ मतलब था कि वो इस फैसले पर राजी थे। आगा जान, वो बददिमाग लड़की है, ना उसे तमीज़ है ना ही पहनने का ढंग, उसे बस अपनी करनी होती है। मेरा उसके साथ गुजारा मुश्किल है। दानियाल मुठ्ठियाँ भींचे बोला था। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा दानियाल, वो सब समझ जाएगी। तुम जानते हो उसकी ज़िंदगी पर ख़तरा है। आगा जी उसे समझाने के लिए अंदाज में बोले थे। दानियाल जबड़े भीज गया था। आरजू खान से शादी, उफ, वो तो मरकर दोबारा जिंदा हो जाता तब भी ऐसा ना सोचता। दानियाल, मुझे से शर्मिंदा मत करो। मैं शहीर से वादा कर चुका हूँ कि तुम आरजू का ख्याल रखोगे। आगा जी आसियत से बोले थे। दानियाल ने सर हाथों में गिराया था। वो क्या करता उस लड़की का जो उसके बदला लेती थी। दानियाल, सफ़ीर खान और आरजू खान बहुत अलग थे, दोनों एक दूसरे के। ठीक है आगा जान, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे निकाह के साथ ही रुखसती चाहिए। मेरे और आरजू के मामलात में कोई नहीं बोलेगा, ना मैं किसी को जवाब दूंगा। वो अटल लहजे में बोला तो आगा जी मुस्कुरा उठे थे। हमें मंजूर है, वो मुस्कुराकर बोले तो दानियाल वहाँ से उठते बाहर निकल गया था। बाबा, आपको क्या लगता है इस तरह आरजू महफूज रहेगी? कब से खामोश बैठे जमशेद साहब ने किसी सोच के तहत कहा था। हाँ, मुझे यकीन है जमशेद, दानियाल कभी अपनी इज्जत पर आँच नहीं आने देगा। आगा जी अटल अंदाज में बोले थे। दोनों भाइयों ने इस्बात में सर हिलाया, जाने बगैर कि अगर आरजू खान ही नहीं मानी तो। यार, वो देखो कितना हैंडसम लड़का है, मरवा चहक कर बोली थी। आरजू ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा था। शर्म हराया कर लो बदतमीज़। उसने लड़के की जानिब एक नज़र डाली कि वाकई वो गुड लुकिंग था। आज उनके कॉलेज में मुकाबले का पहला दिन था, जहाँ आज मुख्तलिफ मौज़ू पर तकरीर होनी थी। अब बस करो, ऐसे मत घूरो उसे। आरजू उसका बाजू खींचते चलाने लगी थी। मरवा ने बुरा सा मुंह बनाया था। अब उन लड़कों के पास से गुजरते आरजू का बैलेंस पाँव के नीचे आने वाली प्लास्टिक वाटर बोतल से बिगड़ा तो वो ज़मीन बोस होती। इससे पहले उस लड़के ने उसे थाम लिया था, जिसके बारे में वो दोनों कुछ देर पहले बातें कर रही थी। आरजू शिद्दत से आंखें मीच गई थी नीचे गिरने की खौफ की वजह से, जबकि मरवा मुंह पर हाथ जमाए हैरत से उन्हें देख रही थी। कई स्टूडेंट्स भी हैरत से उन्हें इस अंदाज में देखने लगे और फिर दबी दबी हंसी उनके चेहरे पर उभरी। आप ठीक हैं? उस लड़के ने आरजू को सीधा करते हुए उसके कंधों पर हाथ रखते इस्तफसार किया था। आरजू ने आंखें खोले तेज़ होती धड़कन के साथ उसे देखा था। जी। वो पहली बार लड़खड़ा गई थी, शायद इतने लोगों की खुद पर जमी नज़रों के बाइस या ज़मीन पर गिर जाने के डर से। लड़के ने मुस्कुराकर उसे देखा था। ध्यान से मिस, वो थोड़ा आगे झुकते हुए बोला था। आरजू लब भीज गई थी। अब वहाँ से कई स्टूडेंट्स जा चुके थे। मरवा हंसी दबाते हुए उसे वहाँ से लेकर गई थी, जबकि पीछे उस लड़के ने मायने खेज नज़रों से आरजू की पुश्त को देखा था। काम हो गया, वो लड़के अपने ग्रुप के दूसरे लड़कों के पास जाते हुए बोला था, जिन्होंने इस बात में सर हिलाया था। गुड, अब आएगा मज़ा। वो चार लड़के हंसे और वहाँ से चले गए थे। मरवा ने आरजू की बाजू को टहूका दिया था। क्या फिल्मी सीन बना यार, मरवा हंसते हुए बोली थी, जबकि आरजू ने उसे आंखें दिखाई थी। मैं घर जा रही हूँ, मुझे शॉपिंग पर जाना है। आरजू मुंह बनाते हुए आगे को बढ़ गई थी और फिर कॉलेज गेट क्रॉस करते जाकर गाड़ी में बैठ गई थी, जहाँ माहा डरे सहमे सर झुकाए बैठी हुई थी। आरजू को वो कुछ दिनों से अजीब ही लग रही थी। ना ठीक से खा रही थी और ना ही कोई बात उससे शेयर कर रही थी, बल्कि जब वो एक दो बार आरजू उससे मिलने आई तब भी माहा ने उसे कमरे से निकाल दिया था। आरजू ने खामोशी से गाड़ी ड्राइव करते दानियाल को देखा। उसे बेसाख्ता ही कुछ देर पहले वाला वो मोमेंट याद आया था। दिल की धड़कनें एकदम ही बढ़ गई थी। वो सर झटक गई थी। ये सूट नहीं करेगा तुम पर बटरफ्लाई। माहा ने चौंक कर आसपास देखा था। वो बाजू सीने पर बांधे हुए दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था।
माहा की आंखों में खौफ लपका और ड्रेस हाथ से छूटते हुए ज़मीन पर गिर गया था। वो वाला, उसमें तुम बला की हसीन लगोगी, आई स्वेयर। वो ऑरेंज और ब्लैक कंट्रास्ट की नेट की फ्रॉक की जानिब इशारा करते हुए बोला था। माहा ने पीछे की जानिब कदम बढ़ाए थे, जहाँ शॉप की दूसरी जानिब आरजू अपनी शॉपिंग कर रही थी। भागने की कोशिश बेकार है, चलो ड्रेस लो, मुझे तुम्हें इसमें देखना है, वो लब दबाकर बोला था। उसकी हेज़ल ग्रीन आंखों में चमक उभरी थी। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बटरफ्लाई ड्रेस लो। इस मर्तबा वो ज़रा गुस्से से बोला था। माहा ने फ़ौरन ही कांपते हाथों से वो ड्रेस उठा ली। गले में गिल्टी सी उभर कर मदूम हुई थी। माहा। आरज़ू ने माहा के कंधे पर हाथ जमाया। माहा ने चौंक कर उसे देखा था। माहा का जिस्म कँपा उठा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? यहाँ गुमसुम से क्यों खड़ी हो? आरज़ू ने चौंकते हुए पूछा था। माहा ने पलट कर देखा। वहाँ अब कोई नहीं था। दिल की तह खानों में खौफ कुंडली मारे बैठ गया था। वो शख्स क्या वाकई कोई बला था जो पल में नजर आता था और पल में गायब हो जाता था? कुछ नहीं, चलो चलो, मेरी शॉपिंग हो गई है, माहा ने ड्रेस लेते हुए आरज़ू से कहा था, जो हंकारा भरते बाहर निकली थी। जहाँ दानियाल उन लोगों का इंतजार कर रहा था, उन्हें आता देखकर वो चलने लगा था। आरज़ू भी अपने बैग संभालती हुई चल रही थी, जबकि माहा भी गायब दिमागी से इधर उधर देखते हुए चल रही थी। जब एक पिलर के पास उसे फिर से अलेक्जेंडर नजर आया था। माहा की आंखें खौफ से फैल गई थी। वो तेज़ी से आरज़ू के साथ होती चलने लगी थी। टांगों से जैसे जान निकलती महसूस हो रही थी। उफ़ अल्लाह, क्या मुसीबत है पड़ना, आरज़ू सर पकड़े हुए बोली थी। वो लोग कुछ देर पहले ही घर पहुंचे थे। दानियाल तो ऑफिस वापस चला गया था, जबकि माहा रूम में थी। इधर आरज़ू किताबों में सर दिए बैठी हुई थी। या खुदा, मेरी भी शादी करवा दे, कम अज़ कम इस पढ़ाई से तो मेरी जान छूट जाएगी। आरज़ू सर ऊपर उठाए हुए दुआ करते हुए बोली थी। दी से उसे देखते हंसती थी, जबकि आयशा ने उसे घूर कर देखा था। बाजी, अगर आपके शौहर ने कहा कि आपको पढ़ना है तो? आली सोफे पर बैठते हुए बोला था। तो आरज़ू ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसे घूरा था। मनहूस मारे, जब भी बोलते हो गलत ही बोलते हो। आरज़ू हंगारा भरते हुए बोली थी। आली कंधे झुका गया था। आपको शादी करनी है? आगा जी की आवाज़ पर आरज़ू ने ज़बान दांतों तले दबाकर पीछे की जानिब देखा। वहाँ बैठे कई लोगों के चेहरों पर साया सा लहराया था, शायद अगले लम्हे का सोचकर। रुखसार बेगम, नूर बेगम, सफ़िया बेगम और सफ़ीर साहब भी वहाँ चले आए थे। नहीं वो आगा जान, मैं तो बस। आरज़ू किताब टेबल पर ही रखते हुए खुद उड़ते शर्मिंदगी से बोली थी। आगा जान ने उसे अपने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और सर झटकते चलते उसके पास सोफे पर टिक गई थी। वैसे मैं यही बताने आया हूँ, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, तुम्हारे इंटर क्लियर करने के बाद। आगा जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले थे। आरज़ू का दिल तेज़ी से धड़का था, जबकि बाकी के सब खामोशी से उसे देख रहे थे। जानना चाहोगी किसके साथ? आगा जी फिर से गोया हुए थे। आरज़ू ने नज़र उठाकर उन्हें देखा। दानियाल के साथ। आगा जी मुस्कुराकर बोले थे। कमरे के बाहर निकलती माहा ने ये सुनते लबों पर हाथ जमा लिया था, जबकि लीज़े भी मुंह खोले आरज़ू के रफ्ता रफ्ता सुख पड़ते चेहरे को देखने लगी थी, जहां अब मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि वहां एक हैरत का जहां आबाद था। दानियाल? हैरत के इंतहा को पहुँचते उसके लबों से आज़ाद हुआ। वो लब भीज गई थी। हाँ दानियाल, हम सबका यही फ़ैसला है। आगा जी आरज़ू के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखे बगैर फिर से बोले थे। आरज़ू एकदम ही उठ खड़ी हुई। रुखसार बेगम ने परेशानी से बेटी को देखा था। वो यही हाल बाकी सबका भी था। आगा जान, मुझे आपके हर फैसले से की इज़्ज़त है, लेकिन ये नहीं, मैं दानियाल से शादी नहीं करना चाहती। अगर आप मेरी शादी किसी राह चलते फ़कीर से भी तय कर दें तो मैं कर लेती, लेकिन दानियाल सफ़ीर खान हरगिज़ नहीं, कभी भी नहीं। वो लब भीजते बोली थी। उसका चेहरा जब्त करने के बावजूद सुर्ख पड़ रहा था। इसकी बात सुनते आगा जी ने उसे तेवरियाँ चढ़ाई थी। क्यों? आखिर क्या मसला है दानियाल में? और दूसरी बात, लड़कियां यूं मुंह उठाकर अपनी शादी के बारे में नहीं बोलती। आगा जी सोफे से उठते हुए रोबदार लहजे में बोले तो आरज़ू जब्त से सर झुका गई। आगा जान, बेशक लड़कियों को वो शादी मौत लग रही हो, और आप जानते हैं दानियाल सफ़ीर खान और आरज़ू खान सिक्के के दो अलग पहलू हैं, और वैसे भी दानियाल खुद भी नहीं मानेगा। आरज़ू सर झुकाए बोली। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई थी। दिल बंद होने लगा था। वो मान गया है आरज़ू, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी मान जाओ, वरना मुझसे या इस घर के किसी अफराद से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। मुझे शाम तक तुम्हारा फ़ैसला चाहिए। आगा जी गुस्से से वहाँ से चले गए थे। उनके जाते ही सफ़ीर साहब उनके पीछे गए थे, जबकि रुखसार बेगम आरज़ू तक आई थी। क्या ख़राबी है दानियाल में आरज़ू? और किस तरह तुम ज़बान दराजी कर रही थी आगा जान के सामने? रुखसार बेगम उसके कंधे जकड़े उसका रुख अपनी जानिब करते सख्ती से गुस्से में बोली थी। मामा, क्या ये काफ़ी नहीं है कि आरज़ू खान दानियाल खान को पसंद नहीं करती है? जहर लगता है वो मुझे। वो नज़रें ऊपर उठाते हुए बोली थी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, जिनमें नमकीन पानी तैर रहा था। वो आंखें रगड़ती हुई बाहर निकली थी। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में ही निकल गई, बगैर शॉल लिए। टेस्ट याद करने के चक्कर में उसने चेंज भी नहीं किया था, और अब उसका गले में बस
एक पट्टी थी। रुखसार बेगम ने यासियत से उसकी पुश्त को घूरा था। खान बाबा दानियाल के ऑफिस चले, वो आंसू जब्त करते हुए बोली थी। खान बाबा सर झुकाते हुए गाड़ी में बैठ गए थे, पर सारे रास्ते आरजू ने खुद को मजबूत बनाने की जतन किए थे। ना ही उसकी आंखों में आंसू थे और ना ही वो उन्हें लाना चाहती थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस रिश्ते पर हामी भरने की? मुठ्ठियां भींचते हुए वो मीटिंग रूम के दरवाजे को धड़ाम से खोले अंदर दाखिल हुए थे। बगैर किसी के लिहाज किए चीखी थी। मीटिंग रूम में बैठे 4 अफराद ने अचंभे से उस लड़की को देखा था, जबकि दानियाल सफ़ीर खान का चेहरा धुआं धुआं हुआ था। आरजू, बाहर जाओ। वो बाकी सबके चेहरों पर दबी दबी हंसी देखते हुए बामुश्किल गुस्सा काबू करते हुए बोला था, वरना अभी आरजू खान उसके हाथों से ज़ाया हो जाती। क्यों बाहर जाऊँ मैं? मुझे बताएं, किसकी मर्ज़ी से आपने इस रिश्ते की हामी भरी है? मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, समझे आप? वो बगैर लिहाज किए उसके करीब जाते हुए बोली थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, जबकि इस कॉलेज यूनिफॉर्म में देखते दानियाल सफ़ीर खान का खून खौल उठा था, क्योंकि वो दुपट्टे को गले में पट्टी बनाए डाले हुए थी और उसके वजूद पर उसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, बददिमाग लड़की, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो टेबल से सारी फाइलें नीचे गिराता हुआ शदीद गुस्से में फंकारा था। आरजू थोड़े खौफ के ज़ेर असर पीछे को उछली थी। दानियाल, रिलैक्स। मिराज ने दानियाल के कंधे जकड़े थे। उसका ध्यान क्लाइंट की तरफ गया था। ये सब आंखें फाड़े देख रहे थे। मिराज, इन्हें लेकर बाहर जाओ, वहाँ इन्हें सब एक्सप्लेन करो। दानियाल कह ढाते लहजे में मिराज से बोला था, जबकि उसके सर्द शफाक नज़रें आरजू के चेहरे पर थीं। मिराज क्लाइंट को वहाँ से ले गया था और आरजू खुद को और दानियाल सफ़ीर खान को अकेले कमरे में देखकर अपने यहाँ आने को गलती मान रही थी। वो पीछे की जानिब कदम लेने लगी थी, क्योंकि मुकाबिल शख्स किसी हैवान की तरह उसे घूर रहा था। शॉल कहाँ है तुम्हारी? एक जिस्त में उस तक जाते हुए वो उसका चेहरा दबोचे घुर रहा था। शदीद गुस्से के तहत दानियाल के हाथों में इर्तियाश बरपा था। आरजू का वजूद कपकपा उठा था। अगर मेरे हाथ बंधे ना होते आरजू, तो अभी मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करते चील कौवों को खिला देता। इसका चेहरा झटकते हुए वो दीवार पर हाथ मारते वहशत से लबरेज आंखों से उसे देखते हुए बोला था। क्या इज्जत रह गई थी उसकी उन क्लाइंट के सामने जो उसकी कंपनी से डील करने को तरस रहे थे, और अब दानियाल सफ़ीर खान को कैसे देख रहे थे? मुझे नहीं करनी है आपसे शादी, मना करें जाकर। आरजू अब लब भीजे हुए फिर से गोया हुई थी। उसकी चलती ज़ुबान पर दानियाल सफ़ीर खान ने लहूनंग नज़रों से उसे देखा था। शट अप डैम इट, जस्ट शट अप। मैं अभी तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा, वरना तुम जैसी इमेच्योर लड़की से शादी करने को मैं मर नहीं रहा था। पता नहीं आगा जी ने कैसे मेरे सर पर ये मुसीबत क्यों दी है। गुस्से की वजह से दानियाल की सांसें भरी हो रही थी। वो चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने सुलगती कनपट्टियों समेत सामने खड़ी आरजू को देखा था। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आप जैसे बोरिंग इंसान के साथ रहने का। पता नहीं खुद को तुर्रम खान समझते हैं। आप जैसे मर्द सिर्फ दूसरों पर हुक्म चलाना जानते हैं, और अंदर से आप कितने कमज़ोर हैं मैं अच्छे से जानती हूँ, जाहिल कहीं के। वो हिकारत से बोली थी। उसकी आंखों में उभरती हिकारत के साथ नुखूत ने दानियाल सफ़ीर खान के जैसे शशद्दत ही कर दिया था। वो कैसे कैसे इनकलाबात से दे रही थी उसकी ज़ात को। वो लब एक दूसरे में पेवस करके रह गया था, मगर लहूरंग आंखों से उसको देख रहा था। क्या बकवास की है तुमने? हाँ, वो उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला था। उसकी आंखों में खून उतर रहा था, चेहरा तन घसा गया था। आरजू पीछे की जानिब कदम किए गई थी। यही कि आप जाहिल इंसान हैं, अपनी मर्ज़ी थोपी होती है, बस बड़े कज़िन होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। मुझ पर नज़र रखी आपने, घटिया इंसान। आरजू का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, मगर ज़बान अब भी चल रही थी। चटाख! एक ज़ोरदार थप्पड़ ने आरजू का गाल दहका दिया था। वो फटी फटी नज़रों से सामने मुठ्ठियाँ भींचे हुए शख्स को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू जारी होते ज़मीन पर गिरने लगे थे। शायद ये जवाब बेहतर था तुम्हारे लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर पर ऐसे अल्फाज कसने की? वो दांत किचकिचाते हुए बोला था। उसके लफ्ज़ों से जैसे जहर उगल रहा था, और आरजू दहकते गाल पर हाथ रखे रोते हुए उसे देख रही थी। खान बाबा, दानियाल चीखा था जब बाहर से खान बाबा सर झुकाए हुए अंदर दाखिल हुए। ले जाए इसे घर वापस अब से, और इसी वक्त से ये घर से बाहर ना निकले। इसे कोई भी ड्राइवर कहीं भी नहीं लेकर जाएगा। दानियाल ने चीखते शदीद तेज में हुक्म सादर किया था, और आरजू के गुंग चेहरे को नज़रअंदाज करते हुए उसका बाजू दबोचे उसे दरवाजे के जानिब फेंका था। खान बाबा आरजू को वहाँ से ले गया, और पीछे दानियाल ने पूरे मीटिंग रूम का सत्यानाश करते हर चीज़ ज़मीन पर पटक डाली थी। वो एक चेयर पर सर पकड़े बैठ गया था, दिमाग भट्टी की तरह फूंक रहा था। क्या फैसला किया है तुमने फिर आरजू खान? आगा जी रूखे लहजे में बोले थे। वो सब इस वक्त हॉल में मौजूद थे। आरजू लब भीजे हुए वहाँ खड़ी थी, जबकि बाकी सब सोफे पर टिके हुए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मुजरिम हो, बाकी सब जज हो जो उसे सज़ा सुनाने वाले हो।
आरजू खान ने नज़र उठाकर देखा, वो भी हाथ जोड़े हुए ज़मीन पर नज़र जमाए बैठा था। आरजू के गाल पर अब भी निशान था। ऑफिस से आते ही वो रूम में बंद होकर खूब रोई थी, लेकिन किसी ने भी इस मर्तबा उसे मनाने की कोशिश नहीं की थी। आरजू बोलो, आगा जी कुछ पूछ रहे हैं। रुखसार बेगम ने इल्तिजाई अंदाज में बेटी को देखा था। वो हेज़ल सुर्ख आंखों से उन सबको देख रही थी। उसने एक गहरा सांस लिया। नहीं, मुझे दानियाल सफ़ीर खान मंजूर नहीं है। वो सर उठाकर बोली। दानियाल ने नज़र उठाकर उस कुत्सर अंदाज को देखा। वो जबड़े भीज गया। वो लड़की उसे रिजेक्ट कर रही थी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है आरजू? आगा जी ज़ब्त से बोले थे। रुखसार बेगम ने आंखों में नमी लिए हुए उसे देखा था। सब लोग पिन ड्रॉप साइलेंट की तरह वहाँ खामोश बैठे थे। जी हाँ आगा जान, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। मुझे दानियाल से शादी नहीं करनी। मुझे आपके हर फैसले की इज्जत। बस खामोश हो जाओ लड़की। आगा जी ने हाथ कुर्ते उससे खामोश करा दिया था। आरजू ने नम आंखों से उन्हें देखा था। आगा जी गुस्से से खड़े हुए थे। ठीक है, अगर तुमने यही फैसला किया है तो तुम हम में से किसी को एतराज़ नहीं है। आयशा और मिराज की शादी के एक हफ्ते बाद हम दानियाल और महा का निकाह करेंगे और इसी दिन तुम सुफियान लीजे का शौहर के पास अमेरिका चली जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए। आगा जी करख्त लहजे में बोले थे। उनकी बात सुनते ही बाकी सब दंग रह गए थे। वहीं महा को साफ सूंघ गया था। वो सुन होते जहन के साथ उनकी बातें सुनने लगी थी। मेरे किसी फैसले से किसी को एतराज़ है तो वो भी आरजू के साथ यहाँ से जा सकता है। आगा जी ने बैक वक्त ही लब पीछे दानियाल और शशद चेहरा लिए महा को देखते हुए कहा था। 2 पल वहाँ ठहरने के बाद वहाँ से चले गए, जबकि आरजू ने नम आंखों से दानियाल को देखा था और दानियाल सफ़ीर खान ने नफ़रत से आरजू को। महा लब पीछे आंसू का गला घोटते हुए वहाँ से उठकर कमरे में बंद हो गई थी। वो अब क्या करती, वो किस तरह सबको बताती? उसका निकाह तो पहले से ही हो चुका था। ऐसे में निकाह पर निकाह उसके लिए जायज़ नहीं था। वो मुंह पर हाथ रखते हुए रोने लगी थी, वरना आज खान मेंशन में महा की चीखें गूंजती। रफ्ता रफ्ता आरजू को वही छोड़े सब वहाँ से चले गए थे, हत्ता कि रुखसार बेगम भी। अब वहाँ दानियाल सफ़ीर खान और आरजू खान ही बचे थे। तुम जैसी कम अकल लड़कियों के हिस्से में ख़स सारे ही आते हैं। वो उठते हुए आरजू की पुश्त को देखते हुए बोला था। आरजू ने पलटकर उसे देखा। अगर मेरा फ़ायदा आप हैं दानियाल सफ़ीर खान, तो यकीन माने मुझे ख़स सारा कबूल है। वो किस कदर मजबूत ज़ब्त से बोली थी। अपने ज़ब्त पर तो आज आरजू खान खुद भी हैरान थी। आगा जी के फैसले को अब इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर वो दानियाल खान से शादी करती तो शायद वो सारी ज़िंदगी पछताती ही रहेगी। दानियाल आंखों में गुस्सा भरे वहाँ से लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि आरजू खान अपने कमरे में चली गई थी। अलेक्जेंडर, एक बुरी खबर है। कासिम फिर से दरवाजे के उस पार से बोला था। अलेक्जेंडर ने हुंकार भरते हुए आगे बोलने की इजाज़त दी थी। हमारे 4 आदमी पकड़े गए हैं और उन्हें कहाँ पर रखा गया है इसका पता कमिश्नर के पास है। कासिम परेशानी से बोला। अलेक्जेंडर तंज़े हंसा था। ठीक है। इसने गोया बात ख़त्म की थी और सिगार लबों में दबाए हुए उसने हाथों में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा था, जहाँ रात के 12 बज रहे थे। बटरफ्लाई। ठंडी आँख भरते हुए धुएं के साथ उसने वो नाम पुकारा था। फ़ोन उठाते उसने माहा का नंबर डायल करने का फ़ोन को कान को लगाया था। दूसरी जानिब से ही माहा घुटनों में सर्दी हुए रोने में मसरूफ़ थी। फ़ोन पर होती बैल को इग्नोर कर गई। जब मुसलसल बैल होती रही, माहा ने फ़ोन उठाकर देखा। एकदम उसे अपने हाथों में ठंडे पसीने आने लगे थे। बटरफ्लाई, कहाँ थी तुम? वो सर्द आवाज़ में बोला था। माहा ने सिसकी का गले घोटा था। सो रही थी, वो अटकते लहजे में बोली थी। माहा के जहन के पर्दों में उसके अक्स को याद किया। अचानक ही वो हेज़ल ग्रीन आँखें माहा को अपने जहन पर सवार होती महसूस हुई। वो सर झटक गई। तुम रो रही थी बटरफ्लाई, क्यों? वो सिगार का धुआं हवा में तहलील करते हुए गोया हुआ। माहा का सांस अटक गया। उसने नज़रें इधर उधर दौड़ाई तो वो सजाइया हंस दिया। डोंट वरी, कोई कैमरा फिट नहीं किया है मैंने बटरफ्लाई, मुझ पर थोड़ा यकीन करो। मैं तो अभी तुम्हारे घर आया ही नहीं हूँ। अलेक्जेंडर लब लबाए हुए बोला था और फिर सिगार नीचे फेंक दी थी। माहा के गले में गिल्टी उभर कर मधुम हुई थी। फ़ोन क्यों किया है? माहा अटकते हुए लहजे में बोली थी। बेशक वो यहाँ नहीं था, लेकिन उसकी सर्द सी आवाज़ माहा को जकड़ने को काफ़ी थी। बटरफ्लाई, मुझे एक काम था तुमसे, वो मध्यम लहजे में बोला। बिल्कुल राज़ाना अंदाज था उसका। माहा चौंकी थी। क्या? माहा लड़खड़ाते हुए लहजे में बोली। दूसरी जानिब वो उठकर चहलकदमी कर रहा था। मुझे तुम्हारी तलब हो रही थी, याद आ रही थी तुम्हारे घर के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें बैठो और मेरे पास आ जाओ। वो आम से लहजे में बोलता हुआ माहा के सांस अटका गया था। माहा ने हैरत से मुहतीर होती आंखों से मोबाइल कान से हटाते मोबाइल को देखा था। नहीं, वो नम आंखों से बोली। तो फिर ठीक है, मैं तोहफा कबूल करने को तैयार हूँ। वो तंजिया वहशत भरी मुस्कुराहट लिए बोला था। माहा की आंखें खौफ से फैल गई थी। नहीं प्लीज़, मैं आ रही हूँ, वो रोते हुए बोली थी। गुड माय लिटिल बटरफ्लाई।
वो सफाके से बोलता हुआ फ़ोन रख गया था। महा फ़ोन बेड पर फेंकते हुए फूट फूट कर रो दी थी। आंखें रगड़ती वो कमरे से बाहर निकली। घर में अंधेरे का राज था। वो आहिस्ते से बाहर निकली थी और फिर एक पिलर की ओट में छुप गई थी। वहाँ गार्ड्स खड़े थे। वो वापस अपने कमरे में आ गई थी। गार्ड्स हैं, मैं नहीं आ सकती। महा फ़ोन उठाते हुए उसे कॉल करते बोली थी। महा ने शिद्दत से शुक्र अदा किया था कि शुक्र अब वो नहीं जा सकेगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 खल्लास, अब आ जाओ। वो पुरस्रारी लिए बोला था। महा ने फ़ोन रखते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ाए थे। जब वो बाहर निकली तो वो वहाँ सारे गार्ड ज़मीन बोस हुए पड़े थे। वो आहिस्ते से खौफ से लरजते कदमों से बाहर निकली, जहाँ हैज़ी गाड़ी का दरवाज़ा खोले हुए सर झटकाए खड़ा था। महा सहमते गाड़ी में बैठी थी। हैज़ी गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट करता। अब गाड़ी वहाँ से ले भगा गया था। महा सीट पर खाली जहन के साथ बैठी थी। गाड़ी एक घर के आगे रुकी थी। महा ने उतरकर देखा, ये घर नहीं था जहाँ वो आई थी, ये कोई और घर था। महा थूक निकलती हुई अंदर दाखिल हुई थी। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। महा गिरते पड़ते अंदर की जानिब बढ़ रही थी। आह, वो गिरते गिरते बची थी क्योंकि अलेक्जेंडर ने उसे थाम लिया था। वो अलेक्जेंडर की बाजुओं में थी। जब उसने महा को अपनी जानिब खींचा और उसके चौड़े सीने से आ लगी, खौफ के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। इतना डर क्यों रही हो बटरफ्लाई? आह, हाँ, मुझसे डर रही हो? वो इसकी गर्दन पर हाथ लपेटते उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए बोला था। महा उसका चेहरा नहीं देख रही थी उस कदर अंधेरे में, लेकिन उसकी तपिश भरी सांसें महा के चेहरे पर पड़ती उसे दहका रही थी। तुम्हें डरना भी चाहिए बटरफ्लाई, क्या पता मैं इधर ही तुम्हारी जान ले लूँ। वो सर्द लहजे में बोला था। उसके होठ महा के गाल से मिस हुए थे। क्यों बुलाया यहाँ? महा आंखें चमकाते हुए झपकाते हुए कुछ देखने की कोशिश करते बोली। अलेक्जेंडर ने उसके बाजू पर गिरफ्त सख्त की थी। बहुत सवाल पूछती हो तुम। आहिस्ते से उसके लबों को लबों से छूते हुए मध्यम सा सर्द गंभीर आवाज़ में बोला। महा लरस कर रह गई थी और दूसरे ही पल अलेक्जेंडर ने उसका बाजू छोड़ दिया था और उससे अलग होता हुआ उसे झटका दे गया था। आह, महा के लबों से दिलखराश चीख निकली थी क्योंकि वो नीचे गिरने वाली थी। अलेक्जेंडर ने फ़ौरन उसका हाथ थामा। वो हवा में ही रुक गई थी। डरो मत, इतनी आसानी से तुम्हें ज़ाया नहीं करूँगा। वो वापस से उसे अपनी जानिब खींच गया था। महा को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। अलेक्जेंडर ने लाइटर निकालते हुए उसे जलाया। उसके लाइटर से एक धुन निकलना शुरू हुई थी। वो म्यूज़िकल लाइटर था। हल्की जर्द रोशनी में महा उसकी सर्द हेज़ल ग्रीन आंखों में देख रही थी। महा कई लम्हे उसकी आंखों में देखती रही। जब अलेक्जेंडर ने आगे बढ़ते हुए उसके गाल पर नरमी से बोसा दिया था, महा आहिस्ते से आंखें मीच गई थी। वो मुस्कुराहट चेहरे पर सजा गया। मैंने तुम्हें मारने के लिए यहाँ बुलाया है। उसके गालों को लबों से मिस करते हुए वो सफाकत भरे लहजे में बोलता महा को सहमा गया था। महा ज़ोर से आंखें मीच गई थी। घर जाना है मुझे, महा खौफ से बोली। अलेक्जेंडर ने पीछे होकर उसे देखा था। लाइटर अपने और उसके दरमियान किया। अब उन दोनों पर रोशनी पड़ रही थी। महा उसकी आंखों में उतरती सफाकियत को देख रही थी। वो घबराकर 2 कदम पीछे हुई जब अलेक्जेंडर ने सख्ती से उसका बाजू दबोचे उसे दीवार से पटक दिया था। महा को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। उसकी आंखों के सामने एकदम ही वो जर्द रोशनी फिर धुंधला गई थी। वो हाथ अलेक्जेंडर की जानिब बढ़ाते नीचे गिरती ज़मीन बोस हुई थी। उसके कानों में आखिरी पड़ने वाली आवाज़ उसकी म्यूज़िकल लाइटर से निकलने वाली धुन की थी। और फिर वो आंखें मूंद गई। उसके सर से खून की एक लकीर फूटी थी, जबकि अलेक्जेंडर महा के वजूद को नज़र देखते हुए लाइटर बंद करते पॉकेट में डालते हुए वहाँ से निकलता चला गया था। महा का वजूद ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। कमिश्नर, मेरे आदमी कब छोड़ रही हो? अलेक्जेंडर सिगार लबों में दबाए हुए बोला था। दूसरी जानिब कमिश्नर जमशेद खान ने शोलाबार नज़रों से फ़ोन को घूरा और ऑफिसर को फ़ोन टैप करने का इशारा किया। मुझे पकड़ने के लिए बच्चों की तरह अब फ़ोन टैप मत करने लग जाना, वरना तुम्हारी एक अदद खूबसूरत बेटी भी है ना। वो लबों पर तंज़िया मुस्कुराहट सजाए पुरसुकून लहजे में बोलते जमशेद खान को चौंका गया था। महा? उनके लबों से बेसाख्ता ही महा का नाम निकला था तो वो मुस्कुरा उठा था। हाँ वही, मैंने देखा है उसे, बहुत ही खूबसूरत है वो। और तुम्हें तो पता ही है मुझे लड़कियां बेहद शौक है। अभी भी वो मेरे कब्ज़े में है। आधे घंटे में मेरे आदमियों को छोड़ दो, वरना तुम्हारी बेटी जन्नतुन नसीब कर जाएगी। अलेक्जेंडर सर्द बर्फीले लहजे में बोला था। तुम मुझे डरा नहीं सकते, वो गुर्राए थे। ठीक है, घर पता करवा लो,
वो अब भी सुकून देते लहजे में बोला था। जमशेद साहब ने फ़ौरन घर फ़ोन किया था। सफ़िया महा कहाँ है? वो परेशानी से बोले थे और फिर उनके माथे पर बलों का जाल बिखर गया था। दानियाल, तुम लोग बेहोश सो रहे थे, गार्ड्स कहाँ थे? वो भड़क गए थे क्योंकि वो ड्यूटी पर थे, जबकि बाकी घर वाले सुबह जब उठे तो गार्ड्स बेहोश थे। और फिर इधर जमशेद खान की कॉल ने सबको फ़िक्र में मुब्तला कर दिया था। छोटे पापा, ये सब किसने किया है? आप पूरी बात बताएं। वो गुस्से में जबड़े भींचे बोला था। दानियाल का खून खौल रहा था। जमशेद साहब के केसेस के बारे में वो कुछ नहीं जानता था क्योंकि वो उसका काम नहीं था, लेकिन अब ये सब जिसने भी किया था उसके टुकड़े टुकड़े करने को दिल चाह रहा था। दानियाल को यूं उसने इस घर की इज्जत की तरफ आंख उठाई थी। कमिश्नर, तसल्ली कर ली तो ये भी सुन लो, तुम्हारी बेटी बेहोश ज़ख्मी हालत में पड़ी है, ना जाने कब तक जिंदा रहे। जल्दी करो, जैसे ही मेरे आदमी मुझ तक पहुंचेंगे तुम्हारी बेटी का पता तुम तक पहुंच जाएगा। अलेक्जेंडर लब पीछे बोला था, वरना सफ़िया बेगम का नाम सुनते उसके अंदर शोले उठे थे, जबकि दानियाल फ़ोन से उसकी आवाज़ सुनते मुठ्ठियाँ भींच गया था। दानियाल, होश में रहो, घर पर रहना, मैं माहा को लेकर आता हूँ, फिर सब कुछ बताता हूँ। जमशेद साहब सख्ती से बोलते हुए फ़ोन रख गए थे और अब अलेक्जेंडर के दिए गए वक्त पर उसके आदमियों को छोड़ना था और अपनी बेटी को इसमें घसीट नहीं सकते थे। तुम बचोगे नहीं अलेक्जेंडर, जमशेद साहब गुस्से से फंकारे थे। बेस्ट ऑफ लक कमिश्नर। वो इस्तज़ाइया हंसता फ़ोन रख गया था। कमिश्नर जमशेद खान ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा था। उसने आहिस्ते से आंखें खोली थीं, सर भारी हो रहा था। खाली जहन ने माँ के चंद पल छत को देखा था और फिर रोने की आवाज़ गर्दन घुमाकर अपनी माँ को, मामा। वो तड़पते सहमते माँ के आगोश में छुप गई थी। एकदम ही हर चीज़ जहन के पर्दों पर रहनुमा होने लगी थी। माँ का हलक खुश्क हो रहा था, वहाँ मौजूद था सिवाय आरजू खान के। मेरी बच्ची, ठीक हो तुम? माँ के सर के किनारे पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। सफ़िया बेगम आंसू साफ करते हुए माँ का चेहरा ममता से थामे बोली, खौफ से सहमी हुई थी। माँ बेटा, वहाँ कैसे पहुँची आप? जमशेद खान बेड की दूसरी साइड आकर बैठ गए। हर कोई उससे बोलने का मुंतज़िर था। माँ को लगा जैसे हलक में कांटे उगाए हों। बाबा, मुझे नहीं पता, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। जमशेद खान ने लब भींच लिए थे। वो उन्हें सब सच बता देना चाहती थी। वो माँ के आगोश में जी भरकर रोना चाहती थी, लेकिन अलेक्जेंडर की धमकियाँ ने माँ का सारा कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया था। वो हल्के से लर्ज रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप रेस्ट करो, मैं सीसीटीवी फुटेज से देखता हूँ, जमशेद खान ने नरमी से बोला, जबकि उनकी बात सुनते माँ की आंखें खौफ से फैल गई थी। अगर उन्होंने सब देख लिया, वो क्या जवाब देगी? वो क्यों गई थी वहाँ? हाँ, रेस्ट करो मेरा बच्चा, शाम को आयशा की मेहंदी भी है ना? सफ़िया बेगम एक बार फिर मोहब्बत से उसका माथा चूमते हुए बोली थी। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वहाँ से चले गए थे। बाहर आयशा की मेहंदी की तैयारियाँ हो रही थी। घर को पीले और वाइट फूलों से सजाया जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे, जबकि माहा बस इसी सोच में थी कि वो क्या बताएगी जब फुटेज में उसे खुद बाहर जाता देखा जाएगा। आरजू बीबी, ये आपके लिए ख़त है। फिरोज़ा ने एक खाकी लिफाफा आरजू की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने हैरत से थाम लिया था। मेरे लिए? पर किसने भिजवाया है इस दौर में ख़त? आरजू ने चौंकते हुए लेटर ओपन किया था, जहाँ बड़े अल्फाज में शुरू में उसका नाम लिखा हुआ था। आप बहुत खूबसूरत हैं आरजू खान, मुझसे बात करें प्लीज़, मुझे प्यार हो गया है आपसे। वो बस चंद अल्फाज थे जो ख़त पर घसीटे गए थे। आरजू पढ़कर हैरान हुई थी। ऐसा लेटर उससे कौन भेज सकता है? उसने मरवा के बारे में सोचा और फ़ौरन उसे कॉल की। पहले ही मेरा मूड बहुत ख़राब है मरवा, अब तुम क्या मेरे साथ छिचोरे लड़कों वाला सीन बनाओगी? आरजू कॉल करते हुए भड़क कर बोली थी। दूसरी जानिब मरवा हैरत से मोबाइल को देख रही थी। ओ बहन, इतनी भी तो हसीन नहीं है कि मैं तेरे साथ सीन बनाऊँ, हुआ क्या है? मरवा सुकून से बोली थी। आरजू ने लेटर की तरफ देखा था। वो वाकई मरवा की हैंडराइटिंग नहीं थी। जल्दी जल्दी में वो ये देखना ही भूल गई थी। यार, एक लेटर भेजा है किसी ने मुझे। आरजू लेटर को उलट पुलट करके देखते बोली थी। मरवा भी हैरान हुई। वेट। आरजू ने फ़ोन कान से हटाते हुए दरवाजे पर होती दस्तक को देखा। लेटर जल्दी से किताब में छुपाया और दरवाज़ा खोल दिया। फिरोज़ा हाथ में एक और खाकी रंग का लिफाफा पकड़े खड़ी थी। आरजू ने हैरानगी से लिफाफा पकड़ा। मुझे पता है आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। आपके होठों पर उभरने वाली मुस्कुराहट मेरी मोहब्बत की गवाह है। ये एक सतर थी। आरजू ने हैरानगी से पढ़ी और दूसरी जानिब मरवा ने कहकहा लगाया, ये तो तेरा दीवाना निकला। मरवा हंसते हुए बोली थी। आरजू ने मोबाइल को घूरते हुए वापस कान को लगाया था। बकवास मत कर यार, पता है क्या हो रहा है इधर? अगर किसी ने इन लेटर को देख लिया तो मुझे क्या गलत समझेंगे, क्योंकि मैंने इनकार किया था रिश्ते से। सब यही समझेंगे कि मैं किसी और से मोहब्बत में थी। आरजू परेशानी से बोली थी। मरवा भी अब फिक्रमंद हुई थी। भेजने वाले का नाम लिखा है क्या? मरवा अब सीरियस अंदाज में बोली। आरजू ने लिफाफा उलट पुलट करके देखा। नहीं। आरजू लब कुचलते हुए बोली थी। मरवा ने हुंकार भरा।
शादी हो जाने दे सुकून से, फिर देखते हैं इस दीवाने को, तब तक तुम ध्यान रखना, मरवा उसे तसल्ली देते हुए बोली थी। और आरजू ने कहते हुए फ़ोन रख दिया। लेटर उठाकर फिजिक्स की किताब में रख दिए थे। अब उसे तैयार होना था आयशा की मेहंदी के लिए। इसे घर में यही आखिर खुशी भरे लम्हे थे उसके लिए, जिन्हें वो गंवाना नहीं चाहती थी किसी भी लेटर की आवाज़। माँ तुम ठीक हो? मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। सब आरजू से खिंचे खिंचे से थे। आरजू को तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो लब भींचे फिर माँ के साथ आकर बैठ गई थी और ख़ुद भी मेहंदी लगवाने लगी। लॉन में ही फंक्शन का इंतज़ाम था। चंद करीबी रिश्तेदार थे। कंबाइंड फंक्शन था। आयशा पिंक और ग्रीन कलर की फ़्रॉक में, बालों में चोटी बनाए, आगे डाले, हल्के फुल्के से मेकअप में, हाथों पर मेहंदी लगवाए बैठी थी। और मेराज उसके करीब बैठे उसके कानों में सरगोशियाँ करते उसे घबराने पर मजबूर कर देता था। उसके चेहरे पर लाली की बिखर गई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, महा झुके सर से बोली थी। वो दोनों मेहंदी लगा रही थी। उसके बाद किसी ने महा से कुछ भी नहीं पूछा उसकी तबीयत खराबी के चलते। आरजू ने पर इक्तफा किया था। मेहंदी मुकम्मल होते वो वहाँ से उठी थी, अंदर की जानिब बढ़ी। उसका जहन अब भी इन लेटर पर अटका था। कौन हो सकता है और क्यों भेज रहा था उसे ये लेटर? बेख्याली में ही फर्श पर गिरे पानी पर उसका पाँव फिसला और वो लड़खड़ा कर आगे की जानिब गिरने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि सामने आने वाले शख्स के दिल के मुकाम पर हाथ रखते वो तकरीबन गिरने से बची। आरजू ने सर उठाकर दानियाल के धुआं धुआं होते चेहरे को देखा था। वाइट कुर्ते में इस वक्त बला का हैंडसम लग रहा था। उसकी नीली आंखें किनारों से सुर्ख पड़ने लगी थी। गर्दन नीचे किए उसने अपने कुर्ते की जानिब देखा। वो अभी अभी ऊपर से रेडी होकर आया था। सॉरी। आरजू ने अपना हाथ उठाया और मेहंदी से भरा हाथ डिज़ाइन देखता दानियाल के दिल के मुकाम पर कुर्ते पर छप गया था। आरजू ने दांतों तले लब दबाए थे। अंधी हो गई हो तुम या दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? ये क्या किया है तुमने? दानियाल उसकी कलाई जकड़े हुए गुस्से से फुंकारा था। आरजू ने लब भींचे थे। गलती से हो गया है, आप भी तो देख सकते थे ना, आप अंधे तो नहीं थे। एक लेटर की टेंशन, ऊपर से दानियाल का गुस्सा करता लहजा। आरजू का दिमाग घुमा गया था। सब कुछ उसके साथ हो ही दानियाल सफ़ीर खान की वजह से रहा था। ज़बान संभाल कर बात करो आरजू खान, वरना मैं ज़बान काट कर हाथों में तुम्हारा दूंगा। वो उसकी कलाई झटकते हुए बोला था। आरजू को अपनी कलाई में दर्द उठता महसूस हुआ। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सॉरी बोल रही हो ना? या फिर ये गुस्सा किसी और बात पर है? आप एक लड़की से रिजेक्ट हो गए, कहीं इस बात का तो गुस्सा नहीं? आरजू तरस खाते लहजे में तंज़ मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए बोली थी। दानियाल के माथे पर 3 बल नमदार हुए थे। वो सख्त गुस्से से उसे घूर रहा था। बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझे क्या रिजेक्ट करती? मैं खुद तुम्हें घर की नौकरानी से ज़्यादा हैसियत नहीं देता। उसका मुंह दबोचे, वो शोला बार नजरें उसके चेहरे पर गाड़े हुए बोला था। आरजू ने गुस्से से उसकी जानिब देखा था। बददिमाग लड़की। गुस्से से उसका चेहरा छोड़े वो वापस ऊपर की जानिब बढ़ गया था, जबकि आरजू ने गुस्से से उसके पुश्त को घूरा और कमरे में चली गई थी। वॉशरूम में जाते हाथ धोए। मेहंदी तो ख़राब हो चुकी थी, आज का दिन ही ख़राब है। उसने वापस वो लेटर उठाए, उन्हें अच्छे से देखा। अचानक एक कोने में उसे कुछ नज़र आया था। आरजू ने ध्यान से देखा तो वहाँ अंग्रेज़ी हुर्फ डी लिखा हुआ था। आरजू ने चौंक कर दूसरा लेटर देखा था, वहाँ भी डी लिखा हुआ था। क्या उसका नाम डी से शुरू होता है जिसने ये सब भेजे हैं? आरजू आ जाओ डांस करें। लीज़े की आवाज़ पर आरजू ने जल्दी से ख़त वापस फिजिक्स की किताब में रखे और बाहर की जानिब बढ़ गई थी। आरजू तुम शादी के लिए मान जाओ ना, तुम हमेशा यहीं रहोगी। बाहर की जानिब जाते लीज़े ने अब सर्दगी से कहा। आरजू ने एक नज़र उसे देखा था। इन सब बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैं शरीफ बंदी हूँ, मैं माँ के हक़ की तरफ नहीं देखना चाहती। आरजू हंसते हुए बोली थी। लीज़े ने अफसोस से सर हिलाया था। वो जानती थी आरजू तकलीफ़ में है, लेकिन किसी को नहीं बता रही है। सब लोग जो उससे नाराज़ थे, हत्ता कि उसकी माँ भी, वो कैसे खुश हो सकती थी? सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था। आरजू भी बज़ाहिर सब बुलाए डांस करती रही, सब को छेड़ती रही, लेकिन घर वालों की खामोशी से शिद्दत से चुप रही थी। मेहंदी का फंक्शन तमाम हो गया। रात के 1 बजे सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे। खूबसूरत लग रही थी आप, आयशा को देखते मेराज ने गर्दन झुकाते आहिस्तेगी से कहा। वो दोनों पिलर के पास खड़े थे। सर्द हवा उनको छूकर गुजर रही थी। आज की रात है, फिर मैं आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार लूँगा। मिराज झुकते हुए उसके गाल पर अपनी बियर्ड रगड़ते बोला था। आयशा के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। शर्म से पलकें भारी हो गई थी। आपको खामोश नहीं चलेगी अब? वो हाथ की पुश्त से उसका रुख पर सुर्ख पड़ते गालों को सहलाते बोला। आयशा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। गला खंगारते हुए लीज़े ने उन दोनों को ध्यान अपनी जानिब करवाया था।
बड़ी मामा बोल रही हैं आयशा को कि वो रेस्ट करे, सुबह बहुत ख़ास दिन है ना मिराज भाई, फिर आपके कमरे में ही पाई जाएगी ये। लीज़े लब दबाए हुए बोली थी। मिराज ने सर को खम दिया जबकि आयशा सरायत से उसके करीब से निकलती हुई लीज़े के साथ आगे को बढ़ गई थी। उसने पलटकर मिराज की मुस्कुराती नज़रों में देखा और फिर सर झुकाए हुए अपने रूम में चली गई थी। मिराज भी वहाँ से अपने कमरे में चला गया था। बटरफ्लाई बेड पर लेटे वजूद को देखते हुए अलेक्जेंडर ने अपना नकाब उतार के साइड टेबल पर रखा और हैट भी उतार दी थी। उसने एक नज़र वहाँ को देखा जो उसी ड्रेस में सो गई थी, हल्के पीले और वाइट कलर के कंट्रास्ट फ्रॉक में, बालों को खुला छोड़े। उसका नाजुक सरापा वाज़ा था, आधा कंफर्टर उस पर था और आधा ज़मीन पर। खुले बाल तकिए पर बिखरे थे और चेहरे पर हल्का खौफ था। वो उसके करीब जाते उस पर किसी घटना की मान छा गया। हे बटरफ्लाई, उसके माथे को चूमते हुए वो मध्यम आवाज़ में बोला था। खुद पर बोझ महसूस करते हुए महा ने मुंदी सी आंखें खोल कर देखा था और फिर खौफ से उसकी आंखें पूरी वाह हुई थी। ये यहाँ कैसे? उसके अल्फाज मुंह ही में गुम हो गए थे जब अलेक्जेंडर ने शिद्दत से झुकते उसके शहरक पर अपने होठ रखे थे। महा की हार्ट बीट तेज़ हुई थी। छोड़ो मुझे, ये बाबा को बुलाती हूँ मैं, महा ने नम लहजे में बोली। अलेक्जेंडर ने उसके सब्जे रूप को देखा। हेज़ल ग्रीन आंखों को देखते महा की धड़कनें तेज़ हुई थी। वो आंखें हमेशा उस पर मुसल्लत होती थी। ठीक है, आज ससुर साहब से भी मिलकर ही जाते हैं, वो सुकून से बोला था। महा की बैकबोन में सरसराहट सी हुई थी। तो तुमने मुझे मारने की कोशिश की, वो रोते हुए बोली थी। अलेक्जेंडर ने उसके माथे पर बंदी पट्टी को देखा और नरमी से चुपते वहाँ अपने लब रखे थे। मैंने बताया था बटरफ्लाई, तुम्हें मारने के लिए ही वहाँ बुलाया था, मैं मजाक नहीं करता, उस सर्द आवाज़ में बोला। महा की सांस हलक में अटकी थी। उसे लगा था वो ऐसे ही उसे डराने को बोल रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्यों कर रहे हो ये सब? वो नम आंखों से बोली थी। अलेक्जेंडर के लबों पर एस्तज़ाइया मुस्कुराहट उभरी। बस यूं ही राह चलते तुम अच्छी लगी मुझे, वो कंधे उचकाकर बोला। महा ने हैरत से फैलती आंखों से उसे देखा था। वो साफ झूठ बोल रहा था। खैर छोड़ो इन सब बातों को बटरफ्लाई, बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझे मारने का इरादा है क्या? आंखों में चमक लिए वो उसके चेहरे पर झुकते बोला था। महा सख्ती से लब भीज गई। वो आहिस्तगी से झुकते उसके कंधे पर अपना पुरतपिश लम्स छोड़े उसके कानों की लो लबों से दबा गया। दानियाल, महा जोर से चिल्लाई थी। वो जानती थी इस वक्त सिर्फ दानियाल ही जाग रहा होगा। मदहोशी में उस पर झुके अलेक्जेंडर ने सुर्ख होती नजरें उठाकर हंसते हुए उसे देखा था। डरा रही हूँ मुझे बटरफ्लाई, इतनी हिम्मत? उसके लबों को हल्के से काटते हुए वो तन से मुस्कुराहट के साथ बोला। महा ने शदीद गुस्से से उसे घूरा था। दानियाल मेरा मंगेतर है, शादी होने वाली है मेरी उससे, महा इस मर्तबा हिम्मत करते बोली। अलेक्जेंडर ने सर्द नज़रों से उसे देखा। अच्छा, फिर तो सबसे पहले उसकी मौत आनी चाहिए। चलो आ लेने दो उसे। कोट से रिवॉल्वर निकालते अलेक्जेंडर बेड पर बैठते बोला था। उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थी जबकि चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी। महा का दिल खौफ से बंद होने लगा। महा, तुम चीखी क्यों? दानियाल दरवाज़ा बजाए बोला और अलेक्जेंडर ने दांत किचकिचाते रिवॉल्वर का रुख दरवाजे की तरफ किया। अब महा की सख्त नज़रों से देख रहा था। नो प्लीज़, वो रोते नफ़ी में सर हिला गई। मुझे नफ़रत में भी अपनी चीज़ें दूसरों के पास पसंद नहीं, मैं उन्हें बर्बाद कर देता हूँ किसी दूसरे को देने के बजाय। महा के बाल मुट्ठी में जकड़े वो लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करता बोला था। महा को अपने बालों में दर्द उठता महसूस हुआ। आंखों से कई आंसू फिसल गए थे। महा, ठीक हो तुम? दानियाल की फिर से आवाज़ उभरी थी। अलेक्जेंडर ने सख्त नज़रों से महा को देखा था। जी वो मुझे एक बार बुरा ख्वाब आया था, मैं ठीक हूँ, अब आप जाएं। महा सिसकियों का गला घोटते हुए बोली थी। अलेक्जेंडर के हाथों में अब भी महा के बाल मजबूती से जकड़े हुए थे। ओके, दानियाल इतना कहते वहाँ से चला गया था जबकि अलेक्जेंडर ने महा के बालों को छोड़ते उसके कमर में हाथ डालते उसे अपनी जानिब खींचते उसके लबों को कैद किया था। उसकी आंखें मोहतीर हुई थी जबकि अलेक्जेंडर अपनी सारी वहशतें महा के होठों पर लौटा गया था। उससे दूर होता हुआ रिवॉल्वर की नोक महा की ठोरी पर टिका गया। मुझसे दगा की एक ही सज़ा है, मौत। वो गन से उसकी ठोरी पर दबाव देते हुए सर्द बर्फीले लहजे में बोलता महा की रूह फना कर गया था। बटरफ्लाई, अलेक्जेंडर नाम है मेरा, एक किलर हूँ मैं और लोग मुझे डेडली गैंगस्टर के नाम से जानते हैं। मैं तबाह कर देने के लिए मशहूर हूँ। खामोशी से वही करो जो मैं कहता हूँ। गन अपने कोट में रखते हुए वो दबाव देते हुए लहजे में बोला। महा ने नफ़ी में सर हिलाया तो अलेक्जेंडर ने तेवरिया चढ़ाया उसे देखा था। तुम्हारे डैड के पास एक ब्लू कलर की फ़ाइल है, मुझे वो किसी भी तरह ला कर दो वरना तुम्हारे डैड की ज़मानत नहीं देता मैं। वो बेड से उठते हुए वापसी से हैट पहनते बोला। महा ने रोते हुए उसे देखा। वो खामोशी से महा के कमरे से खिड़की की थ्रू निकल गया था। महा ने भागकर खिड़की बंद की थी। वो बेड पर बैठे फूट फूट कर रो दी। अलेक्जेंडर तो फिर डील फाइल करते हैं, लेकिन कमिश्नर
वो लोग एक अंधेरे कमरे में थे जहाँ जर्द बल्ब वहाँ सही से रोशनी पहुँचाने से कासिर था। अलेक्जेंडर की कुर्सी के सामने मेज़ थी और दूसरी जानिब 2 लोग बैठे थे। मेज़ पर तरह तरह के हथियार पड़े हुए थे जिनकी डील अलेक्जेंडर कर रहा था। ये हथियार कमिश्नर के डिपार्टमेंट के ही थे। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उससे बहुत कीमती चीज़ें मेरी मुट्ठी में हैं। अलेक्जेंडर साइड स्माइल चेहरे पर सजाए हुए बोला था। उन आदमियों ने सर को इस बात में हिलाया था। ओके, ये लो आधी रकम, बाकी की रकम उनके मतलूबा जगह पहुंचने के बाद तुम्हें मिल जाएगी। उन्होंने एक बैग मेज़ पर रखा। कासिम ने आगे बढ़ते बैग उठा लिया। अलेक्जेंडर उनसे हाथ मिलाते हुए पलट गया। ये सारा सामान लोड करवाओ और हाँ, गलती मत करना, संजीदा सर्द भरी आवाज़ में कहते वो वहाँ से बाहर निकल गया था। कासिम ने उसकी पुश्त को घूरा। घर में शादियों की गहमा गहमी उरूज पर थी। हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। आयशा ब्लड रेड रंग के जोड़े में मलबूस मेकअप के साथ तैयार हुए आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी, जबकि महा ने वही फ्रॉक पहनी हुई थी जो अलेक्जेंडर ने उसके लिए पसंद की थी। अलेक्जेंडर को सोचते महा के सीने में मौजूद दिल खौफ के मारे सिकुड़ गया था। वो बहुत पुरस्कार शख्स ने महा से बेसाख्ता अपने लबों को छुआ। एक सनसनी सी थी उसके जिस्म में दौड़ गई। जलता सा लम्स महा को अपने उंगलियों के पोरों पर महसूस हुआ था। आरजू, तुमने फिर से? लीज़े ने बोलते बोलते बात अधूरी छोड़ दी थी। आरजू ने आंखें घुमाकर जब्त से उसे देखा। मैं किसी की पाबंद नहीं हूँ लीज़े। जब मेरे पापा मुझे नहीं रोकते तो दानियाल को भी कोई हक नहीं पहुँचता है मुझे रोकने का। कम से कम इतनी अकल तो उसे भी होनी चाहिए। आरजू ने आईने में अपना जायज़ा लेते सुकून से कहा था। वो भी महा की हम रंगों में थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था, उसने साड़ी लगाई थी, बालों को खुले स्ट्रेट छोड़े, आधे बाल आगे किए हुए थे और कयामत खेज हुस्न के साथ किसी का भी दिल धड़का सकती थी। दरवाजे पर खड़े दानियाल ने लब भींचे उसकी बात सुनी। एक इन दोनों की लड़ाई भई। लीज़े भाभी, आयशा गुड़िया को ले आए। दानियाल अपनी बहन को देखते मुस्कुराया था। लीज़े ने पलटकर उसे देखा और फिर आरजू को। वो इस बात में सर हिला गए। दानियाल वहाँ से पलट गया। आज आज़ादी का आखिरी दिन होगा। आरजू ने भी आयशा को सहारा दिया हुआ था। वो तीनों आयशा के साथ चल रही थी। उसके सरगोशी सुनते आयशा मबहूम सा मुस्कुरा दी। फूलों के रास्ते पर वो चारों चल रही थी। स्टेज पर बैठे मेराज ने धड़कते दिल के साथ आयशा को देखा था। उसके दिल की धड़कनें मामूल से तेज़ हो गई थी। उसके पुरशौक नज़रें आयशा पर ही टिकी हुई थी। बाकी सब उसकी बेताबी देखने हंस दिए थे। सब लोग खुश थे, बस दानियाल सफ़ीर खान लबों को बाहम सख्ती से पेवस्त किए हुए खड़ा था। आरजू का नाजुक सरापा वाज़ा होता उसे शदीद नागवार गुजर रहा था। मेराज वीर, महा ने बोलते हुए मेराज का ध्यान खींचा। वो चौंक कर उन तीनों के लबों पर उभरती हंसी को देखने लगा था। मेराज ने आगे बढ़ते हुए हाथ आगे किया, जिस पर आयशा ने अपना लरसता मोमी हाथ उसकी फैली हथेली पर रख दिया था। मेराज ने उसे स्टेज पर आने में मदद की थी। काजी साहब बिस्मिल्लाह करें। सफ़ीर साहब बेटी को देखते बोले थे तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। आयशा सफ़ीर वल्द मोहम्मद सफ़ीर, क्या आपको मेराज जमशेद वल्द अहमद मोहम्मद जमशेद के साथ सिक्का रियाजुल वक्त 20 लाख हक महर का निकाह कबूल है? काजी साहब ने आयशा को देखते हुए जुमला मुकम्मल किया। आयशा का दिल एकदम तेज़ी से धड़कने लगा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। आयशा मदम मुस्कुराहट के साथ बोलती। मेराज खान को दुनिया जहान की दौलत थमा गई थी। महा और आरजू एक्साइटेड थी, मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उन्हें देख रही थी। और फिर काजी साहब ने मेराज से भी वही जुमला दोहराते पूछा था जिस पर उसने बेकरारी से तेज़ी से कबूल है कहा था। उसकी तेज़ी देखते हुए वहाँ सब मुस्कुरा गए थे। मुबारक हो। हर तरफ मुबारकबाद का शोर उठा था। आगा जी ने आयशा के सर पर हाथ रखा और आरजू ने नाम आंखों से आगा जी को देखा था। हर कोई एक दूसरे से मिल रहा था। फोटोग्राफर्स दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें ले रहे थे, जबकि आरजू ने चौंक कर एक तरफ देखा। उसके माथे पर तेवरी चढ़ी। वहाँ खड़ा एक लड़का उसकी ही पिक्स बना रहा था। कम से कम आरजू को उसके एंगल से यही लग रहा था। वो तनफन करती हुई उसके करीब गई थी। वो सफ़ीर खान के दोस्तों में से किसी बिजनेसमैन का ही बेटा था। ये क्या किया है तुमने अभी मिस्टर? आरजू ने कमर पर हाथ टिकाए हुए पूछा था। लड़के ने मोबाइल जेब में रखा। क्या किया है मैंने मिस? वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ बोला था। आरजू ने आंखें छोटी करते हुए उसे घूरा। मेरी पिक्स क्यों ली हैं? फ़ौरन डिलीट करो। आरजू इस मर्तबा ज़रा गुस्से से बोली थी। कुछ फासले पर खड़ा दानियाल भी मुठ्ठियाँ भींचते सब सुन रहा था। उसे अफसोस हुआ था आरजू पर। कब ली है मैंने मिस? चले, अगर ले भी ली है तो मेरा ज़ाती मोबाइल है। लड़का सीने पर बाजू फोल्ड किए शौकी से आरजू का जायज़ा लेते हुए बोला था। फ़ोन आपका ज़ाती है तो एक मॉडल रख लें। तस्वीर लेने की तस्वीर तो मेरी ही है ना। मेहमान है, मेहमान बनकर रहें। आरजू उसकी टुटाई पर तड़क कर बोली थी। आप बन जाएं मॉडल, आप भी तो खूबसूरत हैं। वो आईब्रो चुकाते हुए बोला था। आरजू ने गुस्से से उसे घूरा। तस्वीरें डिलीट करो। अपने पीछे उभरने वाली भारी आवाज़ पर आरजू ने पलटकर उसे देखा था। वो सुर्ख आंखें लिए लब भींचे आरजू को मुकम्मल नज़रअंदाज किए।
उस लड़के को देख रहा था। पिक्स तुम्हारी तो नहीं ली हैं, तुम्हें क्या मसला है भाई, हो इसके क्या? वो इस्तज़ाइया अंदाज में बोला था। दानियाल ने लब भींचे मज़ीद उसकी जानिब कदम बढ़ाए थे और उसके नज़दीक आकर खड़ा हो गया था। अभी के अभी पिक्स डिलीट करो, लगारी अंकल के बेटे हो तभी अभी तक तुम्हारी हाथ पांव सलामत है, वरना मैं अभी इन्हें तोड़ने में मिनट न लगाता। दानियाल उसका कॉलर ठीक करते हुए कंधों पर हाथ मारते नादीदा गर्द झाड़ते लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करते बोला था। लड़के ने उसकी लहूरंग आंखों में देखा। ओके, उसकी ज़बान लड़खड़ा गई थी दानियाल के सर्द लहजे को महसूस करते। उसने फ़ोन जेब से निकालते आरज़ू की पिक्स डिलीट करना शुरू की थी। पिक्स कई एंगल से ली गई थी जिसमें उसका नाजुक सरापा वाज़ह था। आरज़ू ने शर्मिंदगी से लब कुछ ले जबकि दानियाल ने अफसोस से उसके झुके सर को देखा। कर दी हैं, अब जाने दो। लड़का वहाँ से सरायत से निकला। आरज़ू ने नज़र उठाकर उसके लहूरंग आंखों में देखा था। शुक्र आरज़ू के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। वो उसके साइड से होता हुआ बिल्कुल किसी अजनबी की तरह गुजर गया था। आरज़ू ने लब दांतों तले दबाया था। उसकी नज़रों में आरज़ू के लिए गुस्सा के साथ अफसोस भी था। वो सर चटकती हुई स्टेज की जानिब बढ़ गई जहाँ फैमिली फ़ोटोज़ का सीन ऑन था। फ़ोटो सेशन के बाद खाने का दौर चला था। आहिस्ता आहिस्ता करते सारे मेहमान जाने लगे थे। रात का फंक्शन था, सो अब रात के 12 बज रहे थे जब आयशा को कमरे में लाकर बिठाया गया था और माहा, आरज़ू और लीज़ा दरवाजे पर खड़ी मिराज के आगे हाथ फैलाए हुई थी। खाते पीते घर की हो फिर भी हाथ फैलाए रखे हैं, महराज ने शरारती लहजे में उन्हें छेड़ा था। झट से उन तीनों ने हाथ पीछे खींच लिए थे। महराज का कहका बेस साख्ता था। अंदर बैठी आयशा खुद ही सिमटी थी। महराज वीर, चालाकी ना करें, अभी पैसे दें वरना इधर ही खड़े रहेंगे। वहाँ चहकते मुंह बनाकर बोली थी। महराज ने जेबों में हाथ डाला और जितने पैसे निकले उनमें से 500 का नोट निकाल कर उसके हाथ पर रख दिया था। तीनों बहुत चक्का की तरह महराज की बत्ती सी देख रही थी। मैं कंगाल बंदा हूँ यार, मिराज मासूमियत से बोला था। आरज़ू ने तेज़ी से उसके हाथों से पैसे खींचे थे। सारे पैसे आरज़ू के हाथों में चले गए थे। अब आपकी बात सच्ची हुई, अब लग रहे हैं ना कंगाल। आरज़ू दोनों हमें उचकाते हुए हंसते हुए बोली तो महराज ने हाथ खड़े कर दिए थे। वो तीनों हंसते हुए वहाँ से चली गई थी जबकि महराज ने अंदर दाखिल होते पाँव के दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ते से बैठ के जानिब बढ़ रहा था जहाँ उसकी बचपन की चाहत बैठी थी। महराज बेड पर बैठते नरमी से उसका हाथ अपने हाथों में ले गया था। वेलकम टू माई लाइफ एंड माई रूम बेगम साहिबा। वो झुक कर उसके नर्म व मुलायम हाथों पर लब रखता बोला। आयशा के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। जब मैंने होश संभाला था तब से आपके साथ की ख्वाहिश की है और अल्लाह का शुक्र आप आज एक पाक बंधन में मेरे हिसार व चाहत में हैं। उसकी ठोड़ी पर अपनी उंगली से ऊपर उठाए हुए वो लो देती नज़रों से उसे देखते बोला था। आयशा ने पलकों की झालर उठाकर उसकी आंखों में झांकते हुए देखा था। आयशा, महराज खान, मुझे आज इजहार चाहिए अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का, आपके साथ का वादा चाहिए। वो उसके कान के करीब झुकते जज्बातियत से तर लहजे में सरगोशी करता आयशा की धड़कनें बढ़ा गया। महराज, वो दहकती सांसों से अपने कंधों पर महसूस करते अटकते लहजे में बोली। सुन रहा हूँ, वो वैसे ही बोझल आवाज़ में बोला। आयशा ने हलक तर किया। मैं वादा करती हूँ आप ज़िंदगी के हर हिस्से में मुझे अपने साथ पाएंगे। मेरी चाहत हमेशा आपको मुझसे बांध कर रखेगी। वो मध्यम लहजे में बोली। महराज खान ने खुद में सुकून उतरता महसूस किया था। वो मोहब्बत से उसके माथे पर लब रख गया। आयशा ने उसके सुलगते लम्स पर आंखें बंद की थीं। आई लव यू टू जाना। महराज, वो आरज़ू चली जाएगी? नहीं पता मैं दानियाल को समझाऊंगा। आगा जी से बात करके कुछ नहीं होता, तुम फिक्र ना करो। वो आहिस्ते से आयशा के लबों पर झुकता। उसके लम्स में नरमी थी। आयशा को अपनी धड़कनें कानों में धड़कती हुई सुनाई दे रही थी। शादी अपने इख्तिताम को पहुंची थी। आगा जी ने फैसला किया था कि वो वलीमा एक हफ्ते बाद ही माहा और दानियाल के निकाह पर होगा। दानियाल खामोश था जबकि माहा मारी मारी फिर रही थी। वो क्या करे, उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बाबा, इस फुटेज से कुछ पता चला? माहा उंगलियां चटकाते हुए बोली थी। जमशेद साहब ने उसे देखा। वो लोग इस वक्त नाश्ता कर रहे थे। नहीं, फुटेज डिलीट है इस रात की। जमशेद साहब संजीदगी से बोले तो माहा की जान में जान आई थी। सब लोग खामोशी से नाश्ता कर रहे थे जब किसी के मोबाइल पर होती बैल पर सबने चौंक कर आरज़ू को देखा था क्योंकि उसका मोबाइल ही ज़ोरों शोरों से बज रहा था और उसकी रिंगटोन सुनते यंग जनरेशन की चोरों की दबी चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट उभरी। दूर दफा हो काला मुंह नीले पैर। आरज़ू ने खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करते रिंगटोन लगाई हुई थी। उसकी रिंगटोन सुनते सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट उभरी। आरज़ू ने हसरत से उनके मुस्कुराते चेहरों को देखे थे। वो फ़ोन उठाए वहाँ से उठते बाहर निकल गई। अस्सलाम वालेकुम। कौन? अननोन नंबर था। आरज़ू ने अजलत में बटन प्रेस करते हुए मोबाइल कान को लगाया और बाहर लॉन में निकल आई थी। आपका चाहने वाला
स्पीकर की दूसरी जानिब से मर्दाना आवाज़ गूंजी तो आरजू ने चौंक कर फ़ोन कान से हटाया था। कौन हो? वो चौंकते हुए बोली थी। दूसरी जानिब हल्की सी हंसी गूंजी। चाहता हूँ आपको याद नहीं क्या मैं? वो दांतों तले लब दबाए हुए बोला था। आरजू ने शदीद नागवारी से फ़ोन को घूरा था। कौन हो ये बताओ दिमाग। माँ चलो, वो बाहर निकलते बोली थी। उसे कॉलेज जाना था। वैसे भी कुछ माह में उसके फाइनल्स थे। उसे दिल लगाकर पढ़ना था, लेकिन यहाँ का कुछ और ही सीन था। माह उठते हुए बोली थी। दानियाल जाओ छोड़कर आओ माह को। आगा जी ने ब्रेकफास्ट करते हुए दानियाल को देखते कहा था। माह का सांस अटक गया था, जबकि आरजू खामोशी से आगा जी को देख रही थी। दानियाल संजीदगी से उठा और बाहर की जानिब बढ़ गया। वो दोनों आती गाड़ी में बैठ गई थी। दानियाल ने ड्राइविंग स्टार्ट की थी। आयशा तो शादी की वजह से नहीं आ रही थी यूनिवर्सिटी, और माह को अकेले जाने में अब डर महसूस होने लगा था। ना जाने वो डेडली गैंगस्टर कहाँ से उसके सामने रहनुमा हो जाए। माह ने झिरझिरी सी ली उसे सोचते। माह की यूनिवर्सिटी आई तो वो उतर गई, क्योंकि 15 मिनट के फासले पर कॉलेज था। आरजू सर झुकाए बैठी थी कि वो गाड़ी स्टार्ट करे। माह अंदर चली गई थी। 5 मिनट हो गए, लेकिन दानियाल ने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। उतरो, वो संजीदगी से बोला था। आरजू ने सर उठाकर मिरर में उसे का सुर्ख पड़ता चेहरा देखा था। क्या? आरजू हैरानगी से बोली। उतरो गाड़ी से, वो लफ्ज़ों पर दबाव देते हुए बोला था। आरजू लब पीछे उतर गई थी। कैब लो और कॉलेज जाओ, और वापस भी कैब से आ जाना। मैं अपने 15 मिनट ज़ाया नहीं कर सकता, वो जबड़े पीछे बोला था। आरजू होंकों की तरह उसे देख रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से कि मैं कैसे जाऊँ कैब से? तो मुझे छोड़कर जा रहे हो? आरजू फ्रंट डोर के शीशे पर झुके बोली थी। तो दानियाल ने आईब्रो उचकाया था। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और ना ही तुम्हारा बाप कि तुम्हारी हिफाजत करूँ। वो संजीदगी से आईब्रो उठाए बोला। आरजू साकत नज़र से उसे देख रही थी। हटो अब। वो गाड़ी स्टार्ट कर गया था। आरजू पीछे को होती वो सख्ती से लब भीज गई थी। दानियाल सफ़ीर खान हमेशा अपनी मनमानी करता था, तभी आरजू खान उसे पसंद नहीं करती थी। आरजू ने गुस्से से उसकी गाड़ी को घूरा। सड़क पर जाते हुए उसने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गई थी। गुस्से से मुंह फुलाए हुए वो दांत पीस रही थी, जैसे उसने दरमियान में दानियाल सफ़ीर खान मौजूद हो। 15 मिनट बाद वो कॉलेज के गेट पर उतरी थी। टैक्सी वाले को पैसे दिए। अभी चंद कदम ही बढ़े थे जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी थी। आरजू। वो पलटी। वहाँ मरवा थी। आरजू खुश होती उससे मिली। वो दोनों अंदर एंटर करने ही वाली थीं जब एक बार फिर किसी ने आरजू खान को पुकारा था। उन दोनों ने पलटकर देखा। वहाँ एक यंग सा लड़का खड़ा था। ये वही लड़का था जिसने उस दिन आरजू को गिरने से बचाया था। मरवा ने आरजू की तरफ चमकती आंखों से देखा। जी? आरजू रुकते बोली थी। वो चलता हुआ उस तक आया था। कुछ फासले पर गाड़ी में बैठे दानियाल सफ़ीर खान ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की थी। वो बेशक आरजू से नफरत भी कर लेता, लेकिन वो इस बात को झुटला नहीं सकता था कि वो खान ख़ानदान की इज्जत थी। उसकी टैक्सी के निकलने के बाद ही वो उसके पीछे यहाँ तक आया था। उसे कॉलेज के अंदर जाते देख वो जाने लगा था। फिर किसी लड़के के आरजू की जानिब बढ़ते कदमों को देखते वो रुक गया था। आपको मैं याद हूँ? वो मुस्कुराकर बोला। आरजू ने मरवा को देखा, जो पतीसे निकाले अब हाथ लबों पर रख गई थी। जी याद है, शुक्रिया उस दिन के लिए, आरजू रस्मन मुस्कुराकर बोली थी। लड़के ने दिल पर हाथ रखते हुए सर को खम दिया था। वो लड़का कॉलेज यूनिफॉर्म में था, लेकिन उसकी जिसामत उसे गुड लुकिंग और उसकी उम्र से बड़ा दिखा रही थी। मेरा नाम दराब है। वो फिर से गोया हुआ तो आरजू के जहन के पर्दों में बहुत कुछ एक साथ लहरा गया। वो शाकी नज़रों से उसे देखने लगी। मुझे लेटर लिखने वाले डी और सुबह कॉल करने वाले, आरजू ने आईब्रो झुकाते हुए पूछा तो वो लब दबाए अज़बात में सर हिला गया। इस गलती के लिए मैं माजरत खुआ हूँ। मुझे बस आपसे बात करनी थी। प्लीज़ मेरी कॉल पिक कर लीजिएगा। मैंने जो भी कहा वो सच था। आप बहुत खूबसूरत हैं। वो बोल रहा था। आरजू ने रिस्ट वॉच को देखा। उनके कॉलेज लगने वाला था। देखिए मिस्टर, ठीक है, वो आपसे रब्ता कर लेगी। अभी हमें जाने दें, बाय। मरवा उसका बाजू खींचते हुए उसका बात काटते हुए उसे वहाँ से ले गई थी। आरजू ने कॉलेज में एंटर करते उसे घूरा था। दराब भी पलट गया, जबकि दानियाल की रगें तन गई थी। वो लब सख्ती से भीज गया था। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वापस सड़क पर ले गया था। ये तुमने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया मरवा? आरजू अब फ्री क्लास में बाहर कदरे अलग कोने में बैठे हुए बोल रही थी। उसने शॉल कंधों पर दुरुस्त की थी। यार तुम पता नहीं क्या बोलने वाली थी। देखो कितना गुड लुकिंग है वो। मेरा ख्याल है तुम्हें पसंद भी करता है, मरवा ने मुस्कुराकर कहा था। तो आरजू ने मुंह बिगाड़ कर तो मरवा ने उसे घूरा था। तो क्या मतलब है? यार अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हें भी उससे बात करनी चाहिए, मरवा ने आसानी से कहा था। आरजू ने उसे आंखें दिखाई। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है मरवा की बच्ची। घर के हालात बता रही हो मैं तुम्हें, और तुम लड़के तलाश कर रही हो मेरे लिए। मासी हकीमा,
आरजू नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली थी। मरवा ने माथे पर हाथ मारा, गोया उसकी अकल पर मातम किया हो। यार दानियाल डैशिंग था, हैंडसम था, क्या कमी थी उसमें? बस तुम्हें थोड़ी चीज़ों से रोकता ही था, लेकिन नहीं, तुम नहीं मानी। अब देखो मामला जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। जब बात थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो तुम कह देना कि मैं किसी और को पसंद करती थी। इस तरह दानियाल या घर वालों को कोई उम्मीद नहीं रहेगी, और अगर वाकई दराब तुम्हें पसंद करता है तो फिर तो बात ही बन जाएगी। मरवा चहकते हुए बोली थी। आरजू ने मुंह बिगाड़ते उसकी बात सुनी थी। लेकिन सब मुझे गलत समझेंगे। आरजू ने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, तुम एक बार दराब से बात कर लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो ठीक, वरना मत करना, किसी का दिल नहीं तोड़ते। मरवा उसे समझाने वाले अंदाज में बोली थी। मरवा मैडम आरजू की बेस्ट फ्रेंड थी। वो इन दोस्तों में से थी जो दूल्हे की सेटिंग के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड के राज और न्याज बता देती थी, और फिर बाद में उसी बेस्ट फ्रेंड के दुखड़े भी सुनती हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं अमेरिका जा रही हूँ, आरजू ने अफसोस से कहा तो वो मरवा ने पहली आंखों से उसे देखा था। क्यों? मरवा हैरत से बोली थी, और फिर आरजू ने पूरी बात शुरू से एंड तक मरवा को बताई, जो पहले सरसरी सी बताई थी। ओ यार मान जाओ तुम, मरवा अब सिरदर्दी से बोली तो आरजू ने सर झटकते नफ़ी में सर हिलाया था और उठ खड़ी हुई थी। उनकी क्लास शुरू हो चुकी थी। वो दोनों वहाँ से क्लास में चली गई थी, जबकि मरवा की बातें दराब के बारे में अब आरजू के जहन में चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दराब को रिस्पॉन्स करे या नहीं। दानियाल के दिमाग में वो लड़का घूम रहा था। कई बार अपना सर झटक गया था। उसने पक्का इरादा किया था कि वो आरजू के मामलात में शामिल नहीं होगा। अगर वो आरजू आज़ाद रहकर ज़माने में जीना चाहती है तो वो जी सकती है। दानियाल सफ़ीर खान एक लफ्ज़ भी नहीं कहेगा, और उसने ऐसा ही किया था, वरना तो उस लड़के के बढ़ते कदमों पर ही उसकी टांगें तोड़ देता। वो फाइल खोले हुए सर उसमें दिए पूरा ध्यान फाइल पर दे रहा था, जब उसने शिद्दत से फाइल टेबल पर पटक डाली थी। आरजू खान कुछ ऐसा मत करना कि हमारी इज्जत पर होरफाए। वो जबड़े भींच कर रह गया। भट्टी की मान सुलग रही थी। वो ऑफिस रूम से निकलता बाहर बने अपने कैबिन के जाने बढ़ गया था। रफ़ीक साहब, कुर्सी घसीट कर वो उस पर बैठते बोला था। सामने रफ़ीक साहब काम कर रहे थे। वो उसकी कंपनी के आला ओहदेदार थे। वो तब से दानियाल की कंपनी से काम कर रहे थे जब दानियाल की उम्र 15 से 16 साल की थी, और अब तक ईमानदारी से यहाँ पर टिके हुए थे। दानियाल उनकी बहुत इज्जत करता था। अक्सर जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता तो सारा स्टाफ रफ़ीक साहब को मदद के लिए पुकारता था, क्योंकि दानियाल उनकी अक्सर कई बातें मान जाया करता था। सर क्या हुआ? वो चश्मा आंखों से उतारते हुए पुरशफ़क़त मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए बोले थे। प्लीज़ रफ़ीक अंकल, सर मत बोला करें। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दिए। क्या हुआ है? थके थके से लग रहे हो। सब ठीक है? आरजू बेटी ने फिर परेशान कर दिया। रफ़ीक साहब लब दबाए हुए बोले। दानियाल ने टेबल पर सर टिका दिया था। बचपन से लेकर अब तक आरजू और दानियाल खान की लड़ाई झगड़ों की दास्तान से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थे। अक्सर उसके शदीद गुस्से में आने की वजह आरजू खान ही होती थी। बेटा मत झगड़ा किया करो तुम, आगा जी तो तुम्हारी शादी करने वाले हैं ना, रफ़ीक साहब ने मोहब्बत से उसे समझाने हुए कहा था। दानियाल ने सर्द सी आह भरी थी। वो उन्हें आगा जी और रफ़ीक साहब सर्द सी आह भरते उन्हें देखा। आगा जी और रफ़ीक साहब काफ़ी अच्छे दोस्त थे और अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। शुक्र है मैं बच गया, दानियाल हंसते हुए बोला था तो रफ़ीक साहब ने उसे घूरा था। क्या मतलब? वो भवें सुकेड़े बोले थे। आरजू आपकी प्यारी नन्ही मुन्नी बेटी मुझसे शादी करने पर नहीं मानी। पहली बार उसने अकल का काम किया है। वो हंसते हुए बोला था, लेकिन उसे शदीद गुस्सा था आरजू पर, उस लड़के को लेकर जैसे वो जाहिर नहीं कर रहा था। रफ़ीक साहब ने हंस दिए थे उसके अंदाज़ पर। आप बताएं रानिया कैसी है? उसने रफ़ीक साहब की बेटी का जिक्र किया था जो यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर में थी। वो ठीक है, अल्लाह का करम है, वो मुस्कुराकर बोले तो वो उठ गया था। एक हल्की सी मुस्कुराहट उनकी जानिब उछालता वो उनके केबिन से बाहर निकल गया था। रफ़ीक साहब से बात करके हमेशा उसे अच्छा ही लगता था। हा, देखो ज़रा कैसे फ़कीरों की तरह बैठा है डेडली गैंगस्टर, ख़ावर हंसते हुए बोला था। उसके सामने पड़े टेबल पर उसने गन रख दी थी। अलेक्जेंडर बस सर्द सी मुस्कुराहट से दूर खड़ा तारिक को देख रहा था, जिसने उसके साथ दगा किया था। तारिक का हलक खुश्क हो रहा था। पैसे फेंको तो सब बिकता है, तूने क्या समझा हर चीज़ पर तेरा राज है? मेरा ऑर्डर तो हथियार लेगा तू, मेरा क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूँगा? उसने इस्तज़ाई नज़रों से अलेक्जेंडर को देखा जो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा था। उसके हाथ ऊपर क्रॉस करते सर से गुजरते कंधों के पीछे लटक रहे थे। उसने मुट्ठियों को बाहम जोड़ रखा था। ख़ाबर चलता हुआ उस तक आया था और उसके सर पर हैट उतार दी थी।
अलेक्जेंडर के चेहरे पर खतरनाक हद तक सर्द तासुरात छाए हुए थे। धोखा गैंगस्टर धोखा ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ में तहलील होकर आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद करता है। खावर उसकी जानिब झुकते हुए मध्यम मजनूई अफसोस से बोला था। अलेक्जेंडर ने हाथ में पकड़ी हुई पिन उसकी गर्दन में पेवस्त की थी। वो तड़पते हुए ज़मीन पर गिरा। उसके आदमी एकदम ही उसके जानिब बढ़े थे। तारिक ने हलक तर किया। उसने पीछे की जानिब कदम बढ़ाए थे। खावर के आदमियों ने अफरा तफरी में अलेक्जेंडर पर अपनी गन तान ली। अगर मौत नहीं चाहते तो दफ़ा हो जाओ, वो शफ़ाक़ियत से बोला। खावर ज़मीन पर लेटे तड़प रहा था। ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को मारने की? चल ठीक कर इन्हें। एक आदमी गन का दबाव अलेक्जेंडर की कनपटी पर देते हुए बोला था। अलेक्जेंडर ने सर्द मुस्कुराहट के साथ उसे देखा था। अगले 1 मिनट में वो तमाम लोग ज़मीन बोझ थे। कासिम अंदर आते अपने आदमियों के साथ उन्हें अब्दी नींद सुला चुका था। तारिक ने भागने की कोशिश की। कासिम ने उसे भी पकड़ लिया था। आज अलेक्जेंडर को वहाँ जाना था जहाँ डीलिंग का सामान पहुँचना था। तारिक उसे वहाँ से लेकर जाने वाला था, लेकिन तभी उसने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए अलेक्जेंडर के आगे कुछ स्प्रे किया था। अलेक्जेंडर ने घूमते सर से उसे गाड़ी से बाहर निकलते देखा। वो समझ गया था कि उसके साथ दगा हुआ था, जिसकी सिर्फ एक ही सज़ा थी, मौत। अलेक्जेंडर ने हैट उठाकर सर पर रखी। खावर अब भी ज़मीन पर पड़ा रहा था। तुम्हें पता है तुम भी मौत मारे गए हो। तुम बच सकते थे अगर तुमने मेरी हैट मेरे सर से उतारी ना होती, वो सर्द लहजे में बोला था। मज़ीद 5 मिनट सर के और खावर ने दम तोड़ दिया था। अलेक्जेंडर ने तारिक की तरफ देखा था। अलेक्जेंडर, मैं लालच में आ गया था, माफ़ कर दो मुझे, तारिक हाथ जोड़े हुए बोला था। अलेक्जेंडर ने सर्द मुस्कुराहट से उसे देखा था और तारिक को एहसास हुआ उस मुस्कुराहट के बाद माफ़ी मिलना नामुमकिन था। आह लालच, मुझसे मांग रहे थे पैसे? तुम वैसे भी मेरा बहुत काम आए थे, मैं तुम पर से वार कर फेंक देता, लेकिन धोखा मुझे पसंद नहीं। वो उसके जानिब झुकते बोला था। तारिक की आंखों में खौफ फैल गया था। वफ़ा से मांगो तो जान हाजिर, और अगर दगा दो तो मौत हाजिर। वो सर्द वहशी लहजे में बोलता हुआ अपने लॉन्ग कोट में जेबों में हाथ डाले वहाँ से हट गया था, और जब दरवाजे से उस जगह से बाहर निकला तो गोली से आवाज़ सुनाई दी थी। वो खामोशी से वहाँ से निकल गया था। एक खामोश तूफ़ान जो बर्बाद करने के बाद ही एकदम से गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही था। मामा, आप क्यों बात नहीं कर रही मुझसे? आरजू उनके कमरे में जाते हुए बोली थी। रुखसार बेगम ने उसे देखा था, रुख फेर लिया। वो थोड़ी देर कॉलेज से लौटी थी और अब उनके आगे पीछे घूम रही थी। तुमने बात करने लायक छोड़ा है मुझे आरजू? रुखसार बेगम गुस्से से बोली थी। आरजू ने हंकार भरा, मामा आप इस दानियाल की वजह से मुझसे नाराज़ हैं? आरजू मुंह फुलाए हुए बोली थी। नहीं आरजू, सिर्फ दानियाल की वजह से नहीं। तुमने कितनी बदतमीज़ी की है आगा जी के साथ। तुमने माफ़ी मांगना तक गवारा नहीं किया तुम्हारी तरफ से, तो सब भाड़ में जाएं। रुखसार बेगम भड़क उठी थी। आरजू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो शर्मिंदगी भरी नज़रों से उन्हें देखने लगी थी। मामा, मैं मांग लूँगी माफ़ी, आप तो बात करें मुझसे, फिर न जाने कब आमने सामने बात हो। वो यासियत से बोली थी। माहा और दानियाल के निकाह को अब बस कुछ ही दिन रह गए थे, फिर उसे भी यहाँ से चले जाना था। मैं भी बाकी सब में ही शामिल हूँ। आरजू, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे बात करूँ तो जाओ आगा जी से माफ़ी मांगो। मैं मांग लूँगी, आरजू ने जल्दी से उनकी बात काटते हुए कहा। तो रुखसार बेगम ने गुस्से से उसे आंखें दिखाई थी और उसके कंधे पर अच्छा खासा थप्पड़ रसीद किया था। पूरी बात सुन तो लो पहले, वो सख्त गुस्से से बोली। तो आरजू ने कंधा मसलते हुए इस्बात में सर हिलाया। ना जाने मामा की हाथों में इतनी जान कहाँ से आ गई, आरजू सोच कर रह गई। आगा जी से अपनी गलती की माफ़ी मांगो और उन्हें बोलो तुम राज़ी हो दानियाल से शादी पर। रुखसार बेगम बोली। तो आरजू ने लब खींच लिए थे। मामा आप बस आरजू, अगर तुम दानियाल से शादी नहीं कर सकती हो तो मुझे भी भूल जाओ। तुम्हारी माँ भी तुमसे बात नहीं करेगी। तुम अपनी ज़िंदगी जी लो आज़ादी से। वैसे भी अमेरिका में तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। सुफियान को भी हम लोग मना कर देंगे। रुखसार बेगम अटल लहजे में बोली थी। आरजू ने आंखों में पानी लिए माँ को देखा। उसकी आंखों से आंसू फैलते, लेकिन रुखसार बेगम अपना दिल सख्त कर गई थी। वो आरजू के आंसू से पिघलना नहीं चाहती थी। वो भागते हुए उनके रूम से निकली थी और अपने रूम में जाकर बंद हो गई थी। काला मुंह हो तो तुम्हारा नीले पैर, पता नहीं कब जान छोड़ेगा। वो दानियाल को याद करते हुए कड़वा सा मुँह बनाती बोली थी। उसकी आंखें और लहजा नम था। उसे शदीद रोना आ रहा था, जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मोबाइल पर होती बैल ने उसका ध्यान अपनी जानिब मजमल करवाया था। उसने सूसू करते हुए मोबाइल उठाकर देखा। दिल एकदम ही तेज़ी से धड़का था। सामने सुबह वाले लड़के का नंबर था। आरजू ने कॉल काटनी चाही थी, लेकिन फिर आंखें साफ करते हुए कुछ सोचते उसने यस प्रेस करके कान को मोबाइल लगाया था। कौन? वो लब दबाकर बोली थी। हाय ऐसे मत बोले, मुझे लगा था आपने मुझे याद रखा होगा, लेकिन कसूर आपका नहीं है, आपके हुस्न का है।
हसीन लोग कहाँ इतनी नवाजिश करते हैं। वो बड़े नरम लहजे में बोला तो उसकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत थी। आरज़ू ने दिल से एतराफ़ किया था। आप फ़ोन क्यों किया है? वो ठहर कर बोली थी। उसके गाल खुद ब खुद ही दहकने लगे थे। उसने दाएं हाथ दाएं गाल पर रखते हुए अपनी हंसी दबाने को दांतों तले लब दबाए। उसके गाल का गड्ढा रहनुमा हुआ था, उसे हसीन तर बनाया गया था। बताया तो था, क्या बार बार सुनना चाहती हैं आप? दूसरी जानिब से शोख आवाज़ उभरी थी। आरज़ू ने सर झटका, मोबाइल हाथ की मदद से दूर करते लबों पर हाथ जमाते कहा रोका। मुझे बात नहीं करनी, वो मेरी दोस्त वैसे ही बोल गई थी। प्लीज़ मुझे कॉल मत करें। एक मर्तबा आरज़ू ज़रा सख्त लहजे में बोली थी। क्यों? दूसरी जानिब से उदास सी आवाज़ उभरी। बस मेरी मर्ज़ी, अब यहाँ कॉल मत करना। आरज़ू ने रिसानियत से कहते हुए कॉल काट दी थी। अजीब सा एहसास उसे अपनी लपेट में ले रहा था। अपनी तरफ उठती कई मर्दों की नज़रें उसने महसूस की थी, लेकिन दराब की आवाज़ में अजीब सा सहर था। मोबाइल पर फिर से कॉल आने लगी थी। आरज़ू ने झुंझला कर बगैर देखे मोबाइल कान से लगा लिया। बोला ना कॉल मत करो, वो गुस्से से बोली थी। क्या हुआ बेटा जी, खैरियत है? बाप को ही डांटे जा रही हो? मसनूई शिकवा मोबाइल के स्पीकर से उभरा था। आरज़ू ने फ़ोन कान से हटाकर देखा और माथे पर हाथ मारते हुए वापस लबों पर ज़बान फेरते मोबाइल कान को लगाया। बाबा कैसे हैं आप? वो मोहब्बत से बोली थी। चेहरे पर मध्यम मुस्कुराहट छा गई। ठीक हूँ बाबा की जान, आप कैसी हैं? वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोले। आरज़ू ने ऐसे असबात में सर हिलाया जैसे वो सामने मौजूद हो। आई रियली मिस यू बाबा। आपको पता है दानियाल ने क्या किया है मेरे साथ? मुझे नौकरानी बना दिया है, मुझसे अपने सारे कपड़े धुलवाए और तो और मुझे स्टोर में बंद कर दिया। आरज़ू मेरी बात सुनो बेटा, वो मासूमियत से बोलते ही जा रही थी जब शहीर साहब बोले थे। जी बाबा। ज़मीन को तकते वो आहिस्तगी आवाज़ में बोली थी, जैसे उसे पता चल गया हो कि उसके बाबा उससे क्या कहने वाले थे। आगा जी नाराज़ हैं आपसे, है ना? आपने इनकार क्यों किया? तो आखिर वही हुआ जिसका डर था। बात दुबई में बैठे शहीर साहब तक पहुंच गई थी। बाबा मैं माफ़ी मांग लूँगी आगा जी से, लेकिन मुझे दानियाल से शादी नहीं करनी, वो उदासी से बोली थी। मेरे कहने पर भी नहीं बेटा, वो मान से बोले थे। आरज़ू ने ज़ब्त से लब भींच लिए थे। हमेशा उसके बाबा ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी और अब एक बात थी जो वो बड़े मान से बोल रहे थे। आरज़ू अजीब कश्मकश में पड़ गई थी। बाबा आप नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं ना कहूँगी? वो ज़मीन को घूरते हुए ज़मीन पर पाँव के अंगूठे को कुछ बनाते हुए बोली थी। हाँ शायद। वो गहरी सांस लेकर बोले। आरज़ू की आंखें छलक पड़ी थी। उसने लबों को दबाकर सिसकी रोकी। दानियाल तुम्हारी हमेशा हिफाजत करेगा आरज़ू भी। उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब आरज़ू ने फ़ोन रख दिया था। आंखों पर एक हाथ रखते वो रोने लगी थी। उसके आंसू फिसलते गालों पर बहने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था माँ की फ़िक्र बढ़ती जा रही थी। अजीब जान सूली पर अटकी थी, ना किसी को बता सकती थी, ना निकाह कर सकती थी। आरज़ू ने उस दिन के बाद अपने बाबा का फ़ोन पिक ही नहीं किया था। हर कोई उसे समझाकर थक गया था, लेकिन आरज़ू की ज़िद थी, उसने नहीं मानना था तो वो नहीं मानी थी। कल तुम्हारे पापा आ रहे हैं, रुखसार बेगम ने सरसरी से नज़र उस पर डालते कहा था। अच्छा वो तो परसों आने वाले थे, वो माँ के नाराज़ चेहरे को देखते हुए बोली थी। माँ के निकाह पर शिरकत करना चाहते हैं वो, उन्होंने आरज़ू खान को कुन अखियों से देखते हुए कहा था। आरज़ू लब भीचे जज्बात में सर हिला गई। सबकी बेरुखी आरज़ू को अंदर ही अंदर मार रही थी, लेकिन वो भी डटी रही थी। उसे शादी नहीं करनी थी, सो वो किसी सूरत हाँ नहीं करने वाली थी। माँ फिर तुम तो यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? मैं कॉलेज जा रही हूँ, वो उठते हुए बोली थी। किसी ने भी उस पर तवज्जो नहीं दी थी। वो कंधे उचकाते बाहर निकल गई थी। खान बाबा गाड़ी निकाले, वो बोली तो खान बाबा ने इस बात में सर हिलाया था। वो गाड़ी में जाकर बैठ गई। जब खान बाबा गाड़ी से उतरे और फ्रंट सीट पर दानियाल आकर खामोशी से बैठ गया। आरज़ू ने किताब से सर उठाते चौंक कर उसे देखा था। खान बाबा आप मुझे लेकर जा रहे हैं तो जाएं, वरना मुझे नहीं जाना। वो गाड़ी से उतर गई। दानियाल ने लब भींच लिए थे। आरज़ू को वो किसी भी किस्म की हिमाकत नहीं करने देना चाहता था, तभी वो खुद उसे छोड़ने जा रहा था। लेकिन उस दिन बीच सड़क में उसका छोड़ जाना वो कहाँ भूली थी। खामोशी से गाड़ी में बैठो। वो गाड़ी से बाहर निकलते फ्रंट डोर ज़ोर से बंद करते बोला। आरज़ू ने तीखी नज़रों से उसे देखा। क्यों, आज आप मेरे भाई बन गए हैं या बाप या फिर नौकर? वो आंखों में गुस्सा भरे बोली थी। दानियाल सफ़ीर खान ने मुठ्ठियाँ भींच ली थीं। गाड़ी में बैठो खामोशी से, मैं नहीं चाहता तुम हमारी इज्जत का तमाशा लगाओ, वो ढके छुपे अंदाज में बोला। आरज़ू ने चौंक के उसकी बात पर उसे देखा था। आखिर क्या मतलब है इस बात का? और मुझे नहीं जाना आपके साथ। खान बाबा छोड़ आएंगे तो मैं चली जाऊंगी, वरना हरगिज़ नहीं जाना मुझे, वो तड़क कर बोली थी। फिर वही रोब जमाता लहजा दानियाल का उसे एक आंख नहीं भा रहा था। ठीक है मत जाओ, अंदर जाओ। फिर वो जेबों में हाथ डालते हुए बोला था। आरज़ू का दिल किया उसके सुकून आमेज़ चेहरे को नोच डाले। मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ मर्ज़ी जाऊँ, ज़लील इंसान, वो गुस्से में कहती अंदर की जाने बढ़ गई थी। दानियाल ने पीछे जबड़े भींचे थे। वो गुस्से में कुछ भी बोल देती थी। वो तने चेहरे समेत गाड़ी में बैठा और ऑफिस के लिए निकल गया था।
सुबह से दोपहर हो गई थी और अब आरजू कलस रही थी। एक तो दानियाल ज़फ़ीर खान की वजह से उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, दूसरा वो दराब नाम का आज़ार खान ही जान ही नहीं छोड़ रहा था। बार बार नंबर तब्दील करके आरजू को कॉल कर देता था। वो पिछले कुछ दिनों से इस घर में लेटर भी भेज रहा था। आरजू अब जिच आ गई थी। क्या मुसीबत है तुम्हें? दानियाल का गुस्सा शायद दराब पर निकलने वाला था और गुस्से से आखड़े लहजे में बोली थी, तमीज़ से बात करें मोहतरमा, बहुत हो गया है नाटक, अब मुद्दे पर आते हैं। खामोशी से मुझसे मोहब्बत का इकरार करो वरना। दराब के लहजे में इस बार अजीब सी पुरस्रारी थी। आरजू को इसकी आवाज़ अब जहर लगी थी। वरना क्या? वो पुंकारी थी शदीद तेज में। वरना तुम खुद देख लो, वो तंजिया लहजे में बोला था। आरजू ने मोबाइल कान से हटा कर देखा था। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आरजू ने ओपन किए तो बेसाख्ता ही उसके हाथों से फ़ोन गिरते गिरते बचा था। ये सब क्या है? आरजू का लहजा लड़खड़ा गया था। कैसी है? अगर मैं इन्हें तुम्हारे घर वालों को दिखा दूँ तो? ख़बासत से भरपूर आवाज़ से आरजू ने हैरत से फिर मोबाइल को देखा था। ये उस दिन की पिक थी जब दराब ने आरजू को गिरने से बचाया था। वो तस्वीरें मुख्तलिफ एंगल से ली गई थी, जहाँ एक पिक में दराब आरजू की कमर में हाथ डाले खड़ा था और दूसरी तस्वीर में वो उसके जानिब इस अंदाज में झुका हुआ था कि कोई भी देखा तो गलती समझ लेता। क्या चाहते हो तुम? घर वालों को याद करते आरजू की आंखें नम हुई थी। सबसे बढ़कर दानियाल को याद करते उसकी आंखें फैल गई थीं। इंसान भी ऐसे भी होते हैं, आरजू खान सोच कर रह गई थी। वो लड़का जिसकी आवाज़ पर वो उसे सराह रही थी, वो ऐसा निकलेगा आरजू सोच भी नहीं सकती थी। अभी तो मोहब्बत का इजहार, फिर 2 दिन बाद मुलाकात। वो शोगी से बोला। आरजू ने बेबसी से मोबाइल को देखा और फ़ोन खटाक से बंद कर दिया था। वो तो समझ रही थी दराब खान अच्छा लड़का है और मरवा ने भी तो यही कहा था, फिर ऐसे कैसे हो? वो सद शुक्र था कि आरजू ने मरवा की बात नहीं मानी थी। आरजू खान जैसे लोगों को सोचती थी वो वैसे नहीं थे। अभी तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जो उस पर अश्कार होना बाकी थीं। आरजू का दिल घबराने लगा था, आंखों से आंसू फिसल कर नीचे गिरने लगे थे। मैसेज नोटिफिकेशन टोन बज रही थी, बार बार मैसेज आ रहे थे, मगर आरजू को होश ही कहाँ था। उसका दिमाग माउफ हो रहा था। क्या घर में ऐसी सिचुएशन थी कि कोई उसकी बात का यकीन कर लेता? हरगिज़ नहीं, सब उसी को गलत समझेंगे। वो क्या करे? मैं ये पिक्स तुम्हारे घर के साथ पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा अगर अभी तुमने मुझसे मोहब्बत का इकरार नहीं किया। एक और धमकी भरा मैसेज जिसे देखते अर्जुन की रूह फना हुई थी। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिला गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और आरजू खान थी हर चीज़ का जवाब देने वाली, लेकिन आज इस सिचुएशन में थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नो प्लीज़, उसने मुश्किल से टूटा फूटा मैसेज सेंड किया था। जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें जगह बताऊँगा और अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। आरजू की रूह फना हो रही थी। उसने कांपते हाथों से आंसू साफ़ किए थे। आई लव यू दराब खान। कांपते हाथों से बगैर सोचे समझे आरजू ने मैसेज सेंड कर दिया था। दूसरी जानिब से फ़ौरन जवाब दिया गया था। आरजू की आंखें बार बार धुंधला रही थी। ओके गुड गर्ल, बहुत खूबसूरत हो तुम बार्बी डॉल। अब कल एड्रेस भेजूंगा, आ जाना, तुम्हारी खूबसूरती महसूस भी तो करनी है। मैसेज पढ़ते आरजू उसकी बात का मतलब समझते अंदर से सहम गई थी। वो हाथों में चेहरा छुपाए हुए फूट फूट कर रो दी थी। जब मोबाइल पर फिर से कॉल आने लगी थी आरजू खौफ से मोबाइल को देखने लगी, लेकिन मरवा की कॉल थी। आरजू यार, मैं जल्दी में हूँ, बस इतना कहने को कॉल की है कि परसों फिज़िक्स का बहुत अहम टेस्ट है। सर ने कहा है इसमें मार्क्स कम आए तो फाइनल में भी कम ही होंगे। मरवा ने बगैर उसका सुने कॉल रख दी थी, जबकि आरजू ने मोबाइल दूर फेंक दिया था। वापस रोने लगी थी। जब बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगीं आरजू ने आंसू साफ़ किए और बाहर की जानिब बढ़ गई। क्या हुआ महा को? महा को बेहोश कमरे में ले जाते देख वो उसकी जानिब लपकी थी। सब लोग खामोशी से खड़े थे। सफ़िया बेगम के हाथ पांव फूल गए थे बेटी को इस हालत में देखकर। थोड़ी देर में ही डॉक्टर आ गई थी। महा का बीपी बुरी तरह लो था। वो कुछ मेडिसिन देती वापस चली गई थी। आरजू ने महा के सर झुकाए चेहरे को बगौर देखा था। वो अपनी फिक्र भूल गई थी। बेटा क्या हुआ है? कुछ खाया नहीं क्या था क्या? नूर बेगम महा को देखते हुए मोहब्बत से बोली थी। आयशा को इशारा से कुछ लाने का कहा, जो इस में सर हिलाती बाहर निकल गई थी। थोड़ा सा भी खा ले तो मैं मोटी हो गई हूँ, यही कहने लग जाती हैं ये लड़कियाँ, फिर गिरती रहती हैं। आली अंगूर के दाने मुंह में डालते हुए बोला था। रुखसार बेगम ने उसे घूरा था। तुम किसी के लिए छोड़ो तो कोई खाए। नूर बेगम ने भी उसे डपटा। वो मुंह बनाता हुआ वहाँ से चला गया था। महा गुमसुम सी लेटी थी। उसे तो कल होने वाले तमाशे की फ़िक्र सता रही थी। मुझे आराम करना है मामा, वो सफ़िया बेगम को बोलती कंफर्टर मुंह तक ओढ़ गई थी। सबने फिक्रमंदी से एक दूसरे को देखा और कमरे से निकल गए। आरजू ने भी बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, लेकिन इस मर्तबा उसने दरवाज़ा बंद करते पलट कर फिर महा की जानिब कदम बढ़ाए। महा उठो, मुझे बताओ क्या मसला है?
माहा के सर से कंफर्टर उतारते हुए वो नरमी से बोली थी। माहा ने नम आंखों से उसे देखा था और फिर झट से आरजू के गले लगे रोने लगी थी। उसकी हिचकियाँ कमरे में गूंजने लगी थी। क्या हुआ बताओ तो सही माहा, रो क्यों रही हो? आरजू उसकी पीठ चलाती बोली थी। माहा उससे अलग होती उसे देखने लगी थी। आरजू मैं मर जाऊंगी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। माहा जुकाम ज़्यादा सी सांस अंदर खींचते बोली थी। आरजू ने लब भींच कर उसे घूरा था। तो किसने कहा है करो शादी, मत करो, इनकार कर दो, ज़रूरी नहीं है कि करो। बड़ों का फैसले में तुम अपनी ज़िंदगी अजाब बनाओ। अगर तुम्हें दानियाल पसंद नहीं है तो मत करो। आरजू ने उसे हौसला देते कहा था। माहा ने नम आंखों से नफ़ी में सर हिलाया। मैं ये निकाह इसलिए नहीं कर सकती आरजू, क्योंकि मेरा निकाह पहले से हो चुका है और निकाह पर निकाह तो जायज़ नहीं है ना। माहा रोते हुए सिसक पड़ी थी। उसने फैसला कर लिया था वो आरजू को कम से कम सब बता देगी। आरजू उसकी बेस्ट फ्रेंड और अच्छी कज़िन थी, वो ऐसे भी उसको सारा अंदाज़ा होना चाहिए। क्या ये क्या बोल रही हो तुम माहा? आरजू शौक के आलम में उसे देख रही थी। हाँ सच कह रही हूँ। और फिर माहा ने आरजू को शुरू से लेकर एंड तक सब बता दिया था, सिवाय उसके कि गैंगस्टर होने के। आरजू मुंह खोले उसकी बात सुन रही थी। माहा बताने के बाद फिर से चेहरा हाथों में लिए रोने लगी थी। अब क्या होगा आरजू? आगा जी को पता चला वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे और मामा और बाबा सब मुझसे नफ़रत करेंगे। और अलेक्जेंडर वो माहा कुछ कहते कहते रुक गई थी। उसकी हिचकियाँ बंद गई थी। अलेक्जेंडर का नाम लेते ही ज़बान लड़खड़ा गई थी। आंखों में खौफ दौड़ आया था। कुछ नहीं होगा, तुम ये किसी को नहीं बताओगी माहा, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी, यकीन रखो मुझ पर, मेरी तरफ देखो, मैं सब हैंडल कर लूँगी। उसने माहा के रोते हुए वजूद को झंझोड़ डाला था। माहा साक़त नज़रों से उसे देख रही थी। मैं सबको देख लूँगी, कुछ नहीं होता, बस तुम खामोश रहना, तुम्हारा निकाह नहीं होगा, मैं कुछ करती हूँ। आरजू उसका सर सहलाते हुए मजबूत लहजे में बोली तो माहा ने सर इस बात में हिलाया था। लेकिन हकीकत तो ये थी कि ख़ुद आरजू को नहीं पता था कि वो क्या करे। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो भी इसी वजह से सिसक रही थी कि घर वालों को पता चल गया तो, और अब फिर ऐसी सिचुएशन इसके सामने आ खड़ी हो गई थी। अब तुम रेस्ट करो और ऐसे जाहिर करो जैसे कुछ नहीं हुआ है, ओके, बी ब्रेव। वो मुस्कुराकर बोली थी। माहा धीमा सा मुस्कुराई। आरजू वहाँ से उठती उसके कमरे से निकल गई थी। आरजू को अपना दिमाग माफ होता मालूम हो रहा था। वो अपने कमरे में आई थी जहाँ उसके मोबाइल पर दाराब के ढेरों मैसेजेस थे। किसी में अजीब शायरी थी, किसी में उसकी खूबसूरती के कसीदे थे, तो किसी में इजहार मोहब्बत करने पर खुशी का इजहार, और मैसेजेस लगातार आ रहे थे। माहा ने फिज़िक्स की किताब उठाई। इसका पहला और अहम टारगेट टेस्ट था। माहा का निकाह कल था और आरजू को परसों उस लड़के का बंदोबस्त करना था, लेकिन पहले उसकी पढ़ाई अहम थी। मोबाइल उठाकर वो बाहर निकल गई थी। हॉल में नीचे फर्श पर बैठे उसने मोबाइल और किताबें शीशे की मेज़ पर रखी थीं। एक गहरा सांस फिजा कर सुपुर्द करती वो अपने दिमाग को खोलने की कोशिश कर रही थी कि 4 लफ्ज़ फ़िज़िक्स के उसके दिमाग में चले जाएं। ये सब कुछ भुलाए वो पढ़ने में मगन हो चुकी थी। बार बार मोबाइल फ़ोन बजता, उसका ध्यान बुरी तरह झटक रहा था। दाराब खान की कॉज ने अब उसे गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी वो बेबसी थी, सो वो खामोश थी। मोबाइल को इग्नोर करते वो पढ़ने लगी थी और अब पढ़ते पढ़ते वो उठकर टहलते, किताबों को बंद करते, आंखें बंद किए घूम घूम कर याद कर रही थी कि किसी तरह उसके जहन में वो फार्मूले चले जाएं ताकि वो पासिंग मार्क्स ले आए। ज़्यादा अच्छे उसे चाहिए भी नहीं थे पढ़ने की चोट। आंखें बंद होने की वजह से वो अचानक से किसी वजूद से टकराती नीचे गिरने ही वाली थी जब मुकाबिल ने उससे फुर्ती से थाम लिया था। आरजू की किताब छोटी ज़मीन पर गिर गई थी। उसका लगा वो किसी चट्टान से टकरा गई हो। हेज़ल आंखें खोल कर देखी तो वो उसके कमरे में हाथ डाले उसे थामे खड़ा था। कमर में हाथ डाले उसे थामे खड़ा था। आरजू बेसाख्ता ही सांस रुक गई थी। वो आंखें फैलाए दानियाल सफ़ीर को देख रही थी। उसकी सख्त उंगलियां आरजू को अपने कमर में धंसती हुई महसूस हो रही थी। दानियाल ने झटके से उसे उठाया था। लेंस मत लगाओ, चश्मा ही लगा लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो उसकी कमज़ोर नज़र पर तंज करते हुए बोला था। आरजू बस लब भीज गई थी। फ़िलहाल इतना दिमाग दुरुस्त नहीं था कि वो दानियाल से बहस करती, सो यहाँ से जाने का फ़ैसला किया था। किताब उठाती वो वहाँ से अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई थी। दानियाल ने चौंकती हुई नज़रों से उसे देखा था। वो 2 कदम ही आगे बढ़ा था जब मेज़ पर रखा हुआ आरजू का मोबाइल बजने लगा था। वो आगे बढ़ गया, लेकिन मोबाइल मुसलसल बज रहा था। नफ़ी में सर हिलाते हुए उसने मोबाइल उठाया था और फिर नीचे गिरे कुछ पेपर में भी, जिन्हें देखते हुए उसने अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ था। वो तनफन करता हुआ
भस्म कर देने वाले अंदाज में आगे बढ़ने लगा था। मोबाइल स्क्रीन पर उभरते मैसेजेस पर नज़र पड़ी, फिर मोबाइल ओपन करते हुए उन्हें स्क्रॉल करते उसे अपने जिस्म में जैसे आग दहकती महसूस होने लगी। धड़ाम से दरवाज़ा खोले वो अंदर दाखिल हुआ था। उसकी रगें उभरती सुलग रही थी। कौन है वो जिसे तुम पसंद करती हो? वो गुस्से से मुठ्ठियाँ भींचे शोला ज्वाला बना फुंकारा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़ी लड़की को जिंदा ज़मीन में गाड़ दे। तो यानी उस दिन वो लड़का, वो सब सच था। मैं किसी को पसंद नहीं करती। आरज़ू का लहजा लड़खड़ा गया था। उसने कभी दानियाल को इतने गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन आज तो उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। उसे लगा जैसे सब सही करने से पहले ही वो पकड़ी गई हो। बकवास बंद करो अपनी, ये सब क्या है फिर? हाँ, उसने चंद पेपर्स आरज़ू के मुंह पर मारे थे, जो आरज़ू के फ़िज़िक्स की किताब से निकले वही लेटर थे जो दराब खान ने भेजे थे। और फिर आखिर में हाथ में पकड़ा हुआ आरज़ू का मोबाइल उसके आगे किया, जिसे देखकर आरज़ू को अब सही मायनों में अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। सामने खड़े शख्स से इतना खौफ महसूस होने लगा था कि दिल बंद होने के दहाने पर था। वो मैं मेरा दोस्त है। आरज़ू से कुछ बोला ही नहीं गया। वो क्या बताती, उससे ज़बान से झूठ फिसला। और फिर उसकी बात सुनने की देर थी। उसने दांत पीसते मोबाइल पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा था कि आरज़ू डर के मारे उछली थी। इस वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम जैसी लड़कियां आखिर में जलील ही होती हैं। वो अपनी पूरी ताकत से आरज़ू के कंधे पर दबाव देते उसे झंझोड़ गया था। आरज़ू का दिल कांप उठा था। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी थी। इसकी आंखों से नमकीन पानी फिसलने लगा था। नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आरज़ू रोते हुए नम आंखों से नफ़ी में सर हिलाती बोली थी। ना जाने क्यों दानियाल सफ़ीर खान की आंखों में खुद के लिए बेयकीनी उसका दिल बंद कर रही थी। या शायद यहाँ कोई भी होता तो आरज़ू खान का दिल बंद होने वाला ही होता। मैं अभी जाकर आका जान को बताता हूँ, और ख़बरदार अब अगर तुम घर से बाहर निकली, बस बहुत हो गया कॉलेज जाना, मैं टांगें तोड़ दूँगा अब तुम्हारी। वो उसके कंधों को छोड़ते हुए शोलाबार नज़रों से उसे घूरते एक एक लफ्ज़ चबाकर बोलता कि आरज़ू ने नफ़ी में सर हिलाया। अगर वो सबको बता देता तो सबको ही उससे नफ़रत करते, ना जाने उसकी ज़ात के बारे में कैसा सोचते, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं जैसा वो सोच रहा था। दानियाल प्लीज़, नो, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ किसी को मत बताइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रोते हुए बोली। आरज़ू खान की हिचकियाँ बन गई थीं, और ये पहली बार था कि वो इतनी शिद्दत से दानियाल के सामने रो रही थी। हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि ऐसा और ऐसा देखो। मैं और क्या देखूं मैं? इससे मोहब्बत का इजहार किया है तुमने, साफ नज़र आ रहा है। और तुम मुझे बोल रही हो कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक बात याद रखना आरज़ू खान, जो लड़की घर की चार दीवारी को जेल समझे और उससे फ़रार होने के रास्ते तलाश करे ना, तो फिर सारी दुनिया उसे मुजरिम ही समझती है। वो उंगली उठाकर खड़े ज़ब्त की हदों को छूता हुआ बोला था। उसकी आंखें सुर्ख टपका रही थीं और जबड़े हद से ज़्यादा भिजे हुए थे। उसकी बात सुनते आरज़ू ने रोते हुए उसकी नज़रों में देखा था। वो तो शुक्र थी आरज़ू ने तस्वीरें डिलीट कर दी थी। उसने तो सारी चैट ही डिलीट कर दी थी, लेकिन दराब का बार बार कॉल्स करना और फिर बार बार इजहार मोहब्बत करवाना, धमकियाँ देना और फिर माह की टेंशन, आरज़ू के दिमाग से सब फिसल गया। यही है तुम्हारा किरदार जिसके लिए चीख रही थी तुम उस दिन, बहुत चुभ रही थी तुम्हें ये पाबंदियाँ। अब आज़ादी की गलाजत भरी सांस ले लेना आरज़ू खान। वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोलते हुए उसके कमरे से निकल गया था। पीछे आरज़ू रोते हुए मुंह पर हाथ जमा गई थी, आंखें मीची हुई थीं, आंसू बह निकले थे। वो कैसे उसे बताती कि ऐसा नहीं थी, वो सब इस तरह नहीं हुआ था जैसा वो बयान हो रहा था। वो बाहर के जानिब उसकी पीछे भागी थी। वो नहीं चाहती थी जो आगे होने वाला था वो हो जाए। उसने तो कहा था वो सब संभाल लेगी, लेकिन शायद सब कुछ संभालना इतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। वो दानियाल के पीछे भागी थी। तो दानियाल, मेरी बात सुनो। वो पीछे से उसकी बाजू अपनी पूरी ताकत से दबोचे उसे अपनी जानिब करते शिद्दत से बोली थी। इन दोनों की आंखें सुर्ख हो रही थी। तो प्लीज़ मत बताएं किसी को। वो बहती आंखों के दरमियान बोली थी। दानियाल ने मुट्ठी भींचे उससे कहर ढाती नज़रों से देखा था। क्यों? ये सब करते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? अब मंजर आम पर आने से डर लग रहा है? दानियाल दांत किचकिचाते हुए बोला था। आरज़ू ने नम आंखों से उसे देखा था। दिल किया वो उसे सब सच बता दे, लेकिन क्या दानियाल सफ़ीर खान, उसका अव्वलीन जानी दुश्मन, उसकी बात पर यकीन करेगा? आरज़ू का दिमाग ने दुहाई दी थी। गलती हो गई, प्लीज़ मत बताएं। मैंने तो वैसे भी चले जाना है ना यहाँ से। आंसू का गला घोटते वो सुर्ख चेहरा लिए हुए बोली थी। आसाब बुरी तरह जवाब देने लगे थे। दानियाल ने दरिश्ते की भरी नज़रों से उसे देखा था। शक्ल मत दिखाना मुझे दोबारा अपनी आरज़ू खान। वो उंगली उठाकर जब्त से उसे देखते हुए बोला था। वो शर्मिंदगी के मारे सर झुका गई थी। काश बदला लेने की जगह तुम्हें थोड़ी अकल आ जाती। इज्जतें बनाने में सालों लग जाते हैं और ख़राब करने में बस चंद पल ही।
तुम्हारी ये हरकत चंद पल में ही हमारी इज्जत दो कौड़ी की करके रख देती। मेरे सामने मत आना, वरना मैं ना जाने क्या कर बैठूंगा। वो जबड़े पीछे सुलगती कनपट्टियों से उसे वार्न करता हुआ लंबे लंबे डग भरता वहाँ से बाहर निकल गया था। आरजू ने सख्ती से लब पीछे से इसकी रोकी, लेकिन आंसू बगावत करते आंसू आंखों से बह निकले थे। वो वहीं अपने कमरे के बाहर दीवार से लगी सिसकने लगी थी। घर की चार दीवारी महफूज पनाहगाह होती है, जिन्हें कई लोग खुद तोड़ते हैं। कसूर सिर्फ उनका नहीं होता, कसूर उन बेज़रूर ख्वाहिशात का होता है जो दुनिया उसे दिखाती है। कसूर उन लोगों का होता है जो उन्हें समझाती हैं, उन्हें महसूस करवाते हैं कि वो कमतर हैं। वो गहरा जुकाम ज़दा सा सांस खींचते उठ गई। उसने आंखें बंद की और एक गहरा सांस भर रख गई। वो आरजू खान थी, वो हार नहीं मान सकती थी। अगर हर कोई उसे गिराने पर तुला हुआ था तो क्यों ना वो खुद उठकर खड़ी होती। रात रफ्ता रफ्ता बीतने लगी थी। गुजरती रात हर किसी की आंखों में कट रही थी। सबको अलग ही फिक्र सता रही थी, जबकि एक वजूद ऐसा था जो कुछ सुकून से मज़े की नींद सो रहा था, और वो वजूद था आरजू खान। वो शाम से अपने कमरे में बंद थी और फिर रात होते होते वो सो गई थी। कितनी अजीब लड़की थी, इतनी परेशानी में भी उसके चेहरे पर सुकून बिखरा हुआ था। वैसे भी आरजू खान की पहली मोहब्बत थी उसकी नींद से, वो सुकून से सो रही थी। सुबह घर से आती मुख्तलिफ आवाज़ों ने उसकी नींद में खलल डाला था। एक जानलेवा अंगड़ाई लेते हुए वो उठकर बेड पर बैठ गई थी, और अब फिर मंजर जहन से पर्दों पर किसी फिल्म की मांद चलने लगा था। उसने रात फैसला कर लिया था उसे क्या करना है, बस अब अमल करना बाकी था। वो कभी ऐसा ना करती। अगर महा खान उसकी जान से अजीज़ कज़िन इस वक्त मुश्किल में ना होती तो वो उठी, फ्रेश हुई, बाहर आ गई। बाहर तैयारियां जारी थीं। हाँ, हॉल में सोफे पर बैठे अपने बाबा को देखते हुए वो भागकर उनके जानिब आई थी। बाबा, आरजू ने चाहत से उन्हें पुकारा था। शहीर साहब ने उठते पलटकर उसे देखा था। वो बाप के सीने से लगी थी। एक आंसू उसकी आंख से टूटकर फिसला था, जिसे वो जल्दी साफ कर गई थी। आई मिस यू बाबा, वो आंखों में तड़प लिए हुए बोली थी। शहीर साहब ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा था। आपने तो बताया ही नहीं, आपने तो बाबा की बात ही नहीं मानी। शहीर साहब की ज़बान से शिकवा फिसला। वो लब काट कर रह गई। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, वो बाप का बाजू पकड़े बोली थी। शहीर साहब उसके लिए साइड पर गए थे। जी बेटा बोलो, क्या बात है? वो उससे चेहरे पर नज़र जमाए बोले थे। बाबा, वो मैं दानियाल से निकाह पर राज़ी हूँ। वो अटकते लहजे में बोली थी। उसके दिल और दिमाग ने दुहाई दी थी कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो सर से इग्नोर कर गई थी। उसे किसी भी तरह माह का निकाह दानियाल से होने से रोकना था, और इससे बेहतर तरीका उसे नज़र नहीं आ रहा था इस वक्त। अब कह रही हो आप ये बेटा, अब इनका क्या फ़ायदा? वो उसकी बात पर हैरान हुए थे। आरजू खान जैसे पिछले 2 हफ्ते से सब मना रहे थे, वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही थी, और अब अचानक ऐसा भी क्या हो गया कि दानियाल से शादी पर मान गई थी। बाबा प्लीज़, आप आका जान से बात करें ना प्लीज़। वो रुहासी होती थी। शहीर साहब ने उसे सख्त नज़रों से देखते लब भींच लिए थे। ठीक है। वो वापस पलट गए थे। आरजू ने आंखों पर हाथ रख लिए, आंसू वही रोक दिए। वो खुद के लिए स्टैंड ले सकती थी, लेकिन अपनों की खुशी आरजू खान को अपनी खुशी से ज़्यादा अजीज़ थी। वो ज़ब्त से मुस्कुराई थी। ये क्या तमाशा लगा रखा है इस लड़की ने? मजाक चल रहा है क्या ये सब? आगा जी भड़क उठे थे। आरजू दरवाजे के इस पार खड़े लब दबाए हुए उसकी गरजती आवाज़ सुन रही थी। बाबा, इसने अभी कहा है, वो ऐसे भी हम सब यही चाहते थे। शहीर साहब की दबी दबी सी आवाज़ गूंजी थी। वो बेबसी से बोलते थे। आगा जी ने सख्त नज़रों से शहीर साहब को देखा था। हम क्या उसकी मर्ज़ी के ग़ुलाम है शहीर? जब जी में आया वो बोल दिया, और अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जाओ समझा दो अपनी बेटी को कि खेल नहीं खेल रहे हैं हम लोग। खामोशी से महा का निकाह देखें और अमेरिका जाने की तैयारी करें। आरजू बाहर खड़े लब भीज गई थी। काश महा के साथ ऐसा ना हुआ होता तो वो कभी दानियाल से शादी करने को ना मानती, लेकिन काश। वो धड़ाम से दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुई थी। शहीर साहब समेत आगा जी ने भी उसे देखा। आरजू ने दरवाज़ा बंद किया। वो अब सर झुकाए खड़ी थी। आगा जान, मुझे एहसास नहीं था, मैं तो बच्ची हूँ ना, समझ नहीं पाए आपके बड़े हैं आपने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। आरजू सर झुकाए हुए शर्मिंदगी से बोली थी। उसके लहजे में अफसोस था। आगा जी ने रुख मोड़ लिया था। चली जाओ यहाँ से लड़की, अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। खामोशी से निकाह देखो और जाओ यहाँ से। आगा जी रुख फेरे बोले। वो शरारती लड़की उन्हें अजीज़ थी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से वो जो गलतियाँ कर चुकी थी, आगा जी ने उसे अपना दिल सख्त कर लिया था।
आरजू ने नम आंखों से बाप को देखा जो नफ़ी में सर हिला गए थे। आरजू ने लब काटे थे, फिर 2 कदम आगे बढ़ी थी। सोफे के पास रखे मेज़ से फ्रूट बास्केट से छुरी उठा लिया भी वही तरीका था उसके पास। आगा जी ठीक है, अगर आप मुझे माफ़ करके मेरी शादी दानियाल से नहीं करवाएंगे तो मैं मर जाती हूँ, मेरे जीने का क्या मकसद, वो करती हुई नम लहजे में बोली थी। शहीर साहब के घबराते आगे बढ़कर उसके हाथों से छुरी पकड़ने की कोशिश की तो वो 2 कदम पीछे हो गई थी। आगा जी ने उसे और फिर से कलाई पर रखी छुरी को देखा था। मैं दानियाल के बगैर नहीं रह सकती, मेरा निकाह करवा दें उसके साथ। आरज़ू उन दोनों की तरफ देखते हुए अटकते लहजे में बोली थी। उसका दिल बंद होने लगा था। बड़ी मुश्किल से उसके मनहूस अल्फाज मुँह से निकाले थे। आरज़ू खान, तुम में शर्म हया है या कोई? बड़े लोगों को ऐसी कैसी दीदा दिलेरी से ये कारनामा कर रही हो? फ़ौरन से रखो इसे वापस। आगा जी भड़क उठे थे। आरज़ू खान का दिलसू के पत्ते की मान कांपने लगा था। वो नफ़ी में सर हिलाती हुई कलाई पर छुरी का दबाव बढ़ा गई थी, जिससे खून की नन्ही नन्ही बूंदें बाहर निकली। शहीर साहब ने तड़प कर उसे देखा था। नौटंकी पूरी। आरज़ू बेटा, खून निकल रहा है, रख दो इसे, हटा लो इसे अपने हाथ से। शहीर साहब परेशान लहजे में बोले थे। आरज़ू ने नम आंखों से नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं बाबा, पहले आगा जान को मनाएं। बोलें आप लोग मेरा निकाह दानियाल से करवाएंगे या नहीं? मैं मोहब्बत करती हूँ उससे, मैं मर जाऊँगी उसके बगैर। आरज़ू नफ़ी में सर हिलाती लड़खड़ाते लहजे में बोली। वो दोनों परेशानी और फिक्रमंदी से उसे देख रहे थे। ठीक है, करवा दूंगा बेटा, हटाओ अब इसे फ़ौरन। आगा जी ने अपनी सरफिरी पोती के सामने हार मानी थी। वो बुजुर्ग थे, वो अच्छे से जानते थे आरज़ू झूठ बोल रही है। वो लड़की जो हर छोटी छोटी बात का बदला लेती थी दानियाल से, उसे अचानक मोहब्बत कैसे हो गई उससे? लेकिन खैर फ़िलहाल यही बेहतर था। वैसे भी आरज़ू की हिफाजत सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी उनके लिए। नहीं, आप वादा करें। आरज़ू नफ़ी में सर हिलाती बोली थी। आगा जी ने करख्त नज़रों से उसे देखा था। ठीक है, करता हूँ वादा, वो लब भींचे बोले थे। शहीर साहब ने नफ़ी में सर हिलाते सर झुका लिया था। ना जाने क्यों उन्हें इस वक्त हंसी आ रही थी। मुझे पता था मेरी आगा जान मुझे कभी इनकार नहीं कर सकते। थैंक यू आगा जान। वो छुरी फेंकते हुए भागकर उनके बाजू से लगी। आगा जान ने माथे पर बल डाले उसके चहकते चेहरे को देखा था। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, वो उसे घूरते हुए बोले थे। आरज़ू बाहर निकल गई थी। कमरे से बाहर आते उसने गहरा सांस भरा था। हंसी चेहरे से गायब हो गई थी और अब वहाँ संजीदगी थी। अपनों की खुशी के लिए कभी कभी इंसान हर हद पार कर जाता है। कितना बड़ा नाटक करना पड़ता है। वो सर झटकती हुई आगे की जानिब बढ़ गई थी, क्योंकि उसे बस तैयार होना था, बाकी का काम आगा जान संभाल लेना था। दानियाल का ख्याल उसके जहन में आया था।